कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट। आ जाओ, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग जो फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं कि भाई फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं। सबसे पहले अगर तुम देखो क्लासिफिकेशंस का, तो हम लोग का टोटल जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस है उसके अंदर में हम लोग का मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है और एनिमलिया है। ठीक है ना। तो ये टोटल जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 6 किंगडम भी है। ठीक है, उसका बात नहीं कर रहे। जनरली हम बात किए कि यहाँ पे एंजियोस्पर्म का हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस है इसके अंदर में अगर हम बात करेंगे किसका, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म क्या होता है सर? सबसे पहले देखोगे प्लांट किंगडम को जहाँ पे बात किए, तो प्लांट किंगडम जो है उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। प्लांट किंगडम को फर्दर यहाँ पे क्या किया गया है, क्लासिफिकेशंस किया गया है, फर्दर उसको ग्रुप किया गया है भाई किस तरह के प्लांट्स है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्लांट में जो क्लासिफिकेशन है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो ये प्लांट किंगडम का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। इसके बाद यहाँ पे तुमको दिखाया है एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नो है और एंजियोस्पर्म है। अब ये जो एंजियोस्पर्म है, ये क्या हम लोग का ये इसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। अगर हम जहाँ पे बोल रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट, इसका मतलब हम किसका बात कर रहे हैं, हम लोग एंजियोस्पर्म का बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें इसके पहले वाले जो इससे थोड़ा प्रीमिटिव है, सबसे प्रीमिटिव एल्गी है, उसके बाद फिर ब्रायोफाइट बना, फिर टेरिडोफाइट बना, फिर जिम्नो बना, फिर एंजियो बना। तो एंजियोस्पर्म जो है याद रखना ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फ्लावर बनेगा, फ्लावर प्रोड्यूस होगा, इसमें फूल भी बनेगा, फ्रूट्स भी आएगा। समझ में आ रहा? लेकिन अगर हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म का, तो जिम्नोस्पर्म का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तुमको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्रूट नहीं बनता है, यहाँ पे फ्लावर नहीं होता है। ठीक है ना, हम यहाँ पे बताएंगे यहाँ पे फ्लावर नहीं बन रहा है, यहाँ पे फ्रूट भी नहीं बन रहा है। मतलब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में सर ऐसा क्या है, इसका भी हम लोग आगे देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट क्यों नहीं बन पाता है, आखिर क्या कारण है कि जिम्नोस्पर्म का फ्लावरिंग मतलब जो फ्लावर होता है वो कुछ अलग तरह का है। ऐसा डायरेक्ट एंजियोस्पर्म जैसा फ्लावर नहीं है। यहाँ पे तुमको मेल कोन फीमेल कोन बनता है जो लीफ के मॉडिफिकेशन से बनता है, और फिर उस पर ही क्या लगा रहता है, ठीक है ना, उस पर ही क्या लगा रहता है जो एक स्ट्रक्चर होता है, हम बताएंगे अभी, जो कि मेल कोन पर डायरेक्ट अटैच रहता है। ठीक है ना, स्पोरोफिल्स बोलते हैं उसको, स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। ठीक है ना, तो बाद में जाके फिर वहाँ पे वो चीज़ सीड में कन्वर्जन होता है, सीड बनता है, बट वो सीड नेकेड होता है। तो पहले हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं कि जो एंजियोस्पर्म में देखो लिखा हुआ है आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, जिसमें सीड होगा, और इसमें क्या होगा, जो सीड होगा वो फ्रूट के अंदर होगा। हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग फ्रूट खाते हैं। ठीक है ना, तो फ्रूट जो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि हम लोग एक टर्म पढ़े क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन में 2 डिफरेंट गैमेट जो है वो क्या करता है, ठीक है ना, वो फ्यूज़ करता है। मेल और फीमेल गैमेट क्या करता है, फ्यूज़ करता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि सर यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में 2 चीज़ है, एक है हम लोग का ओव्यूल, ठीक है ना, और एक है हम लोग का क्या, ओवरी। एक है हम लोग का ओव्यूल और दूसरा क्या हम लोग का ओवरी है। ओव्यूल जो होता है याद रखना, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो चेंज होकर क्या बनाता है, ये चेंज होकर बना लेता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बना लेता है सीड। ठीक है, और जो ओवरी होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना लेता है, ये बना लेता है फ्रूट। ध्यान से समझना, तो सीड जो है याद रखना वो फ्रूट के अंदर रहता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, सीड को चारों तरफ से इनक्लोज करता हुआ, घेरता हुआ, कवर करता हुआ, ढकता हुआ, यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, फ्रूट वॉल मिलेगा। समझ में आया ना? तो ये फ्रूट वॉल जो है याद रखना वो कहीं ना कहीं सीड को इनक्लोज कर रहा है, उसी के अंदर में तुमको क्या मिलेगा, सीड मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंजियोस्पर्म के अंदर में जो फ्लावर है, ठीक है ना, और जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये फ्लावर के अंदर में ही हो रहा है, हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्रूट के अंदर हमको सीड देखने को मिलता है जो फ्रूट्स हम खाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो समझ में, यहाँ पे नोट पॉइंट में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पर्म में देखो लिखा हुआ है लैक फ्लावर और फ्रूट्स। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर भी नहीं है और फ्रूट्स भी नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे तुम लोग को। ठीक है, कि जिम्नोस्पर्म के अंदर में याद रखना फ्रूट का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला बात, जो जिम्नोस्पर्म होता है देखो ये फ्रूट को क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पे जनरली हम लोग जानते हैं, अभी तुम लोग को पढ़ाए थे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो रहा है, ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर बताओ, अगर जिम्नोस्पर्म के केस में क्या होगा, अगर ओवरी एब्सेंट होगा, ओवरी अगर क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनेगा उस सीड के चारों तरफ क्या नहीं होगा, फ्रूट वॉल का कवरिंग नहीं होगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, जो सीड है वो खुला हुआ रहेगा।
ऐसे खुले हुए सीड्स को बोल देते हैं नेकेड सीड, जिसके चारों तरफ कोई फ्रूट वालों कवरिंग नहीं, कोई इंक्लोजर नहीं है। और बात समझ में ना, तो देखो वही साफ साफ यहाँ पे क्लियर किया इस बात को। इन केस ऑफ इन जिम्नोस्पर्म केस में क्या हो रहा है, ओव्यूल आर लोकेटेड, ओव्यूल जो याद रखना यहाँ पे लोकेटेड है डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द कोन, इसको बोल देते हैं क्या, स्ट्रोबिलाई। मेल कोन फीमेल कोन बनता है, अब किस में क्या बनता है वो भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये सब जो टॉपिक है प्लांट किंगडम का टॉपिक है, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो ओव्यूल्स है वो डायरेक्टली क्या है, हम लोग का कोन्स के सरफेस पे लगा हुआ होता है। इस कारण से क्या हो रहा है यहाँ पे, जिसको हम लोग स्ट्रोबिलाई बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे फ्रूट वॉल चूंकि नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ओवरी एब्सेंट है। और फाइनली में बोल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म के केस में जो सीड बनेगा वो कैसा होगा, हम लोग का नेकेड सीड होता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में दे सकता है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है कि जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ओवरी एब्सेंट है, ठीक है। और जब भी हम बोलेंगे फ्लावरिंग प्लांट, इसका मतलब हम किसका बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि एंजियोस्पर्म के केस में अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म के केस में यहाँ पे दो तरह का रिप्रोडक्शंस है, टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस, ठीक है। ऐसे अगर तुम ध्यान देखोगे कि जो रिप्रोडक्शंस होता है ज़्यादातर देखो जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, एसेक्सुअल, ये थोड़ा सा लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में देखा जाता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस तुमको यहाँ पे हायर प्लांट्स यानी देखो यहाँ पे एंजियोस्पर्म के केसेस में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है। देखो सबसे पहला बात अगर करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है याद रखना, इसमें क्या होता है, तुमको एक पॉइंट एकदम क्लियर रखना है, ध्यान रखना है कि जब भी तुमको कभी भी पूछे एग्जाम में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बस एक ही चीज तुमको ध्यान में रखना है कि भाई जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, गैमेट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, गैमेट बन रहा है। और गैमेट बनने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे मेल गैमेट चाहिए, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको मेल गैमेट चाहिए, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फीमेल गैमेट। ये दो गैमेट चाहिए, मेल गैमेट भी चाहिए हमको, फीमेल गैमेट भी चाहिए। जब भी कभी भी हम बोलते हैं मेल और फीमेल गैमेट तो देखो यहाँ पे दो सेक्सेस इन्वॉल्व होना चाहिए। दो सेक्सेस का मतलब यह मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होना चाहिए। भाई प्लांट अगर मेल नहीं है फीमेल नहीं है तो सब सीधा सा बात है, अलग अलग टू डिफरेंट गैमेट बन नहीं पाएगा और फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं पाएगा। और बात में यहाँ पे दो सेक्सेस होगा, इसका मतलब यहाँ पे पता चल चुका है, यहाँ पे मेल भी होगा और यहाँ पे फीमेल भी होगा, तब जाकर तुम्हारा क्या होगा, टू डिफरेंट गैमेट जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। और एक बात, ये तो हुआ मेल गैमेट फीमेल गैमेट। अब इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से फ्यूजन हो जाएगा और इसके फ्यूजन को हम लोग बोल देंगे क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हमको क्या पता चला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से केसेस में अगर हम बात करेंगे तो टू डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व है, मेल फीमेल, दो गैमेट बनेगा मेल फीमेल, ठीक है, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, ये ध्यान रखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यूनिपेरेंटल होगा। यूनिपेरेंटल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, सिंगल पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग पार्टनर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको बोल देंगे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे जैसे कि बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, टू पेरेंट आर इन्वॉल्व। जब भी कभी भी दो पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो उसको बोल देंगे हम लोग बाई पेरेंटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, भाई दो अलग अलग पेरेंट से टू डिफरेंट गैमेट आएगा, ठीक है, उसका फ्यूजन हुआ और मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम लोग बोल दिए फर्टिलाइजेशन। देखो इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये दिखाया है स्पर्म को दिखाया है, ये एग को दिखाया है। ये तुमको प्लांट का केस का नहीं दिखाया जा रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे प्लांट में भी गैमेट बन रहा है, याद रखना। लेकिन प्लांट में जो गैमेट बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनता है। जैसे कि ह्यूमन का बात करेंगे, एनिमल्स का बात करेंगे तो प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि वहाँ पे भी मेल गैमेट बन रहा है, ठीक है ना, ओवा वहाँ पे बन रहा है, एग वहाँ पे भी बन रहा है। लेकिन ये जो तुमको दिखाया गया है, बस दिखाया कि भाई ये स्पर्म है और स्पर्म के पास में ये टेल दिखाया, ये एनिमल का दिखा दिया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा कहने का मतलब। लेकिन हम अभी पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के केस में, एंजियोस्पर्म के केस में जो मेल गैमेट बनता है, याद रखना वो कैसा होता है, याद रखना वो नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब इमोटाइल, इसको इसके लिए एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं, इमोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब इमोटाइल, जो क्या कर सकता है, जो मोटिलिटी को शो नहीं करता है। और बात समझ में, जैसे कि देखो यहाँ पे स्पर्म में अगर हम एनिमल का बात करें, बस ये एक डायग्राम से समझाने का मतलब दिखाया गया, ये अलग अलग गैमेट्स दिखाया गया, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, एक तो हमेशा एक ही बनता है, चाहे प्लांट में बने चाहे तुम्हारा वो एनिमल में बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे इमोटाइल होता है। तो फिर अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर सर प्लांट के केस में अगर एंजियोस्पर्म का बात करेंगे तो वहाँ पे अगर मेल गैमेट इमोटाइल है तो फिर उन मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुँचाने का काम कौन करता है, ये भी क्वेश्चन है माइंड में, ठीक है ना। तो ये भी हम आगे बताएंगे कि भाई मेल गैमेट जो है वो किस तरीके से जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच रहा है, ठीक है, वो भी बात करेंगे। तो इस तरह से देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमेना है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर तुम आओगे तो यहाँ पे क्या है,
यूनी पेरेंटल इन्वॉल्व है, अभी बताए थे, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, याद रखना, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा है, तुम लोग देखो यहाँ पे ये दिखाया गया एक शुगर केन का प्लांट है, ठीक है, ये शुगर केन प्लांट है, दिखाया गया है कि तुम अगर देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो शुगर केन प्लांट में यहाँ पे तुमको कुछ इस तरह से लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है ना सबको, ये ट्रांसवर्स लाइन है। ये जो लाइन है कुछ, इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंटर नोड बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग नोड। ये जो है, ये लाइन जो है इसको नोड बोलते हैं, ये भी क्या हम लोग का नोड है, ध्यान समझना। तो ये नोड है, ये नोड है, और दो नोड के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, ये वाला दो नोड के बीच में ये जो गैप है, डिस्टेंस है, इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, इंटर नोड। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटर नोड, ठीक है। आराम से धीरे धीरे पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, ठीक है। किसी भी चीज़ को देखो, ये जो चैप्टर है ये हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है, ये बेसिक चैप्टर है। इसको अगर तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो बाकी जितना भी चैप्टर है याद रखना, उसमें जो बेसिक बात है वो सब यहीं से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। अब छोटा छोटा बात वहाँ पे तुमको समझने का जरूरत नहीं है, तुमको यहीं पे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी जो आगे का जो फर्दर चैप्टर है उसको समझने में हेल्प करेगा। इसीलिए एक एक करके समझो, क्योंकि ये सब जो समझ में नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन क्या है, गैमेट क्या है, कौन कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, नोड क्या है, इंटर नोड क्या है, पूरा जो एक बेसिक बात है पूरा अच्छा से इस चैप्टर में समझ लो, ठीक है। तो ये नोड है, ये नोड है, और दो नोड के बीच में देखो, जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं दो नोड के बीच में, दो के बीच में हम लोग इंटर यूज करते हैं। इंटर हम पढ़ चुके हैं, इंट्रा वर्ड हम लोग यूज करते हैं सेल के अंदर के लिए, जैसे इंट्रा सेलुलर, इंटर सेलुलर। इंटर का मतलब होता है दो सेल के बीच में, इंट्रा वर्ड का मतलब होता है सेल के इनसाइड, सेल के अंदर, आर बात में। तो यहाँ पे क्या है देखो, ये वाला नोड है और ये वाला नोड है, दो नोड के बीच में है, इसको बोल सकते हैं इंटर नोड, ठीक है। अच्छा, अब सर यहाँ पे ये जो नोड है, इसका नोड के क्या फीचर्स है सर, नोड का क्या फंक्शन है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो नोड पे क्या होता है, ध्यान से समझना कि जितने भी प्लांट्स है, प्लांट्स में तुम देखोगे जो लीफ आता है, ठीक है, ब्रांचेस आता है, प्लांट में ब्रांचिंग होता है, नए नए लीफ आते हैं, ब्रांचिंग होता है उसमें। तो कैसे होता है ये सब कुछ, याद रखना। नोड पे क्या होता है, यहाँ पे नोड पे होता है बर्ड, ठीक है ना। बर्ड जो है याद रखना, बर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, बर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, याद रखना, एक ऐसा समझ लो, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है जो किसी प्लांट के किसी भी नए स्ट्रक्चर्स को, जो किसी प्लांट पार्ट्स को, लाइक तुम्हारे ब्रांचेस, लीफ है ना, फ्लावर्स, इसको क्या कर सकता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है। आ रहा बात समझ में। तो ये जो नोड तुमको दिख रहा है ना, इसी नोड पे क्या मिलता है हमको, बर्ड मिलता है, ठीक है ना। और यही बर्ड क्या करता है, आगे चल के वो तुम्हारा ब्रांचेस भी बना सकता है, आगे चल के वो तुम्हारा फ्लावर को भी बना सकता है। डिपेंड करता है कि वो जो बर्ड इस नोड पे प्रेजेंट है वो किस तरीके का बर्ड है, समझ में आ रहा। अगर वो वेजिटेटिव बर्ड होगा तो उससे आगे चल के क्या बनेगा, ब्रांचेस और लीफ बनेगा। अगर वो बर्ड कोई ऐसा बर्ड है जिनसे कि फ्लावर बन सके, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फ्लोरल बर्ड, तो उससे क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा फ्लावर बन जाएगा, ठीक है ना। फ्लोरल मतलब फ्लावर। तो इसी तरीके से आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को कि कैसे कैसे ये सब कुछ होता है, इसका भी डिटेल आगे बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से ये नोड है, तो नोड पे क्या है, बर्ड है, और देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस तरह से कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ये आता है कि सर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। अब अगर मान लो शुगर केन प्लांट को तुम ऐसा कट कर दिए, मान लो यहाँ तुम ऐसा कट कर दिया इसको, ठीक है, इसको ऐसा तुम कट कर दिया, मान लो तुम इसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट किए, तो कट करने के बाद क्या हुआ, कट करने के बाद हम क्या चाहते हैं कि हम इस शुगर केन प्लांट से एक न्यू प्लांट बनाना चाहते हैं। तो तुम कैसे बनाओगे भाई, तुम इसको कट करोगे, कट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि हर एक सेगमेंट में, हर एक फ्रैगमेंट में, टुकड़ा में क्या होना चाहिए, मेरे पास नोड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर नोड नहीं रहेगा तो उस नोड पे बर्ड नहीं होगा, अगर बर्ड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उनसे कोई नया लीफ या ब्रांचेस नहीं बन पाएगा, यानी नए प्लांट को प्रोपेगेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसलिए हमको क्या करना होता है, इसलिए हमको ध्यान रखना है, जब भी हम एक सिंगल पेरेंट प्लांट से अगर हम बहुत सारे प्लांट बनाना चाहते हैं एसेक्सुअली, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको ऐसे कट लगाएंगे, कट करके इसका 2-3 जो भी फ्रैगमेंट आएगा, जो भी सेगमेंट आएगा, हर एक सेगमेंट में नोड होना चाहिए, और उस नोड पे चूंकि बर्ड होगा, वो बर्ड क्या कर सकता है, न्यू प्लांट को गिव राइज कर सकता है, ठीक है। आए बात समझ में। और यहाँ पे तुमको देखो दिखाएगा, ये इस तरह से रूट है, हम पढ़ाएंगे रूट्स का भी टाइप पढ़ाएंगे, रूट्स कैसा होता है, रूट भी दो तरह का, 3 तरह का रूट्स होता है, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। टैप रूट होता है, एडवेंटिशियस रूट होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम्स होता है, अलग अलग तरह के रूट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात होता है।
अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सर अगर इसको हम कट कर देंगे तो भाई ये क्या है सर, ये तो मेन स्टेम हुआ ना इसका। भाई अगर तुम इसको कट करोगे तो स्टेम का बेस से क्या बनेगा, एक रूट बनेगा। तो जब भी स्टेम के बेस से कोई रूट आता है, ठीक है ना, डायरेक्ट अगर आता है विदाउट रेडिकल, रेडिकल से अगर वो रूट नहीं बनता है तो उसको बोल देते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, हम आगे बात करेंगे जो भी है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखना है, इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, नए नए प्लांट बना सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो तुम देखो यहाँ पे देखा है सिंगल पेरेंट से, देखो यहाँ पे यूनि पेरेंटल इन्वॉल्व हुआ, कोई गैमेट नहीं बना यहाँ पे, डायरेक्ट हम सिंगल पेरेंट प्लांट से एक नया प्लांट बना दिया, देखो इस तरह से, ठीक है ना, क्लियर है। तो इन केस ऑफ देखो लिखा हुआ एंजियोस्पर्म फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट इनसाइड द फ्लावर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि एंजियोस्पर्म का अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इस फैमिली का बात करें, एंजियोस्पर्मिक फैमिली का, तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा और जो फ्यूजन होगा गैमेट का, वो कहाँ पे होगा, फ्लावर में होगा। अब हमको क्या करना है, अब इस फ्लावर के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा कि भाई फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो चलो बाबू अब हम बात करते हैं कि जो फ्लावर है वो क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लावर क्या है। देखो फ्लावर का मतलब क्या होता है, फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड सूट है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें नोड और इंटर नोड जो है वो क्या हो रहा है, कंडेंस्ड हो रहा है। समझ में आ रहा है, ये लाइन, ये स्टेटमेंट्स सभी बच्चे लर्न कर लेते हैं, बट एक्चुअल में उन्हें यह समझ नहीं आता है कि ये नोड और इंटर नोड जो कंडेंस्ड हो रहा है ये क्या हो रहा है, आखिर नोड और इंटर नोड कंडेंस्ड होके कैसे फ्लावर बनता है। बहुत तरह का जो क्वेश्चन है हमारे माइंड में रहता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पहले ये ध्यान दो कि जो फ्लावर है, याद रखना, पहले मैं इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं उस चीज़ को समझूंगा, ठीक है। तो फ्लावर क्या है, इज़ अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है, फ्लावर इज़ अ क्या है, मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड सूट मतलब जो सूट है वही मॉडिफाई होकर क्या बना रहा है, फ्लावर बना रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें कुछ चेंजेस हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है, जिसमें क्या चेंजेस हो रहा है, बात करेंगे नोड एंड इंटर नोड, नोड एंड इंटर नोड जो है वो क्या होगा, कंडेंस्ड होगा, जिसमें नोड एंड इंटर नोड आर कंडेंस्ड, ठीक है। अब ये लाइन का मतलब हम लोग समझते हैं, पहले एक चीज़ समझते हैं हम लोग कि फ्लावर कहाँ कहाँ पे बॉर्न करता है, किस तरह से जो फ्लावर है वो प्रेजेंट रहता है, कैसे बनता है, वो सब कुछ देखना है। देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये मान लो मैंने बनाया सूट का ये मेन एक्सिस है, ठीक है। सबको पता है सूट का मतलब क्या होता है, भाई ये ग्राउंड लेवल है, ये पूरा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड के ऊपर वाले जितना भी पोर्शन है प्लांट्स का वो कहलाता है हम लोग का सूट, ठीक है। ये पूरा सूट सिस्टम है जिसमें तुम्हारा मेन स्टेम, मेन एक्सिस एंड उनके जो फर्दर ब्रांचेस हो गए, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, वो सब कुछ जो तुमको अबव द ग्राउंड लेवल, अब जो ग्राउंड लेवल के ऊपर तुमको दिख रहा है वो सब क्या हम लोग का सूट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ क्या कि जैसे तुम यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हम लोग का ये जो है सूट का ये मेन एक्सिस है, ये सूट का क्या हम लोग का ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है, या हम इसको बोल सकते हैं मेन स्टेम, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मेन स्टेम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब क्या होगा, ये जो मेन एक्सिस और मेन स्टेम है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से प्रेजेंट रहता है, क्या इस तरह से बहुत सारा लाइन रहता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोड। तो ये जो तुमको दिख रहा है ये सारे नोड्स है, ये क्या है, सारे नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, और दो नोड के बीच में, दो नोड के बीच में ये वाला जो तुम देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है, दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, यानी दो नोड के बीच में, ये नोड है, ये नोड है, मान लो ऐसा, मान लो ये अगर इस तरह से मान लो ये फर्स्ट सेकंड कुछ भी नोड है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये नोड है और ये नोड है, तो इस वाले नोड और इस वाले नोड के ये बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, कहलाएगा हम लोग का इंटर नोड। दो नोड के बीच में जो गैप है, ठीक है ना, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं इंटर नोड। इंटर का मतलब दो के बीच में, ठीक है, तो ये इंटर नोड है।
अच्छा, अब ये याद रखना, ये जो नोड और इंटरनोड है इसका क्या फीचर्स है। देखो जैसे यहाँ पे ये भी नोड है, ये भी नोड है, तो नोड पे क्या होता है याद रखना, नोड पे इस तरीके से क्या होता है, नोड पे इस तरीके से होता है बर्ड। नोड पे क्या होता है, इस तरीके से होता है बर्ड। अगर इस नोड पे बर्ड हुआ तो इस बर्ड से क्या होगा, इस बर्ड का जो बात करें, ये बर्ड क्या कर सकता है, ये बर्ड गिव राइज कर सकता है, ये आगे चल के ये जो बर्ड है ये बना सकता है हमारा ब्रांचेस बना सकता है एंड लीव्स बना सकता है। ये क्या बना सकता है, मतलब इस बर्ड से, यानी ये जो बर्ड इस नोड पे प्रेजेंट है, ये बर्ड आगे क्या कर सकता है, यहाँ से ब्रांचेस फॉर्म हो सकता है, यहाँ से ब्रांचेस अराइज कर सकते हैं, है ना, यहाँ से लीफ बन सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो क्लियर बात समझ में आ रहा है। तो ये जो नोड है ये क्या कर सकता है, ये आगे चल के ब्रांचेस या लीफ बना सकता है, यहाँ से लीफ या ब्रांचेस को गिव राइज कर सकता है ये नोड, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों है सर, ये नोड क्यों अराइज कर रहा है, क्योंकि इस नोड पे क्या है, बर्ड है। अब ध्यान से सुनो, ऐसे बर्ड याद रखना, ऐसे बर्ड जो क्या कर रहा है, जो ब्रांचेस फॉर्म कर रहा है, यानी सूट का जो ब्रांचेस बनना है मेन एक्सिस से, ये जो ब्रांचेस बनेगा यहाँ पे इस तरह से, मान लो यहाँ से ये ब्रांचेस बन गया, ठीक है ना, या फिर मान लो यहाँ पे कोई लीफ आ गया इस तरह से, ठीक है ना, ये कौन कर रहा है, ये सब का सब याद रखना इस नोड पे प्रेजेंट जो बर्ड है वो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये लीफ या ब्रांचेस जो बनाया जा रहा है ये बर्ड के थ्रू बनाया जा रहा है, और ये बर्ड कहाँ पे, इस नोड पे है, और इस बर्ड को हम क्या बोलेंगे, जो ब्रांचेस बना रहा है, लीव्स बना रहा है, ऐसे बर्ड्स को हम लोग बोलते हैं, याद रखना, ऐसे बर्ड्स को बोलते हैं वेजिटेटिव बर्ड, वेजिटेटिव बर्ड। और वेजिटेटिव बर्ड का ही दूसरा नाम क्या होता है, वेजिटेटिव बर्ड का दूसरा नाम होता है लीफ बर्ड। वेजिटेटिव बर्ड का ही दूसरा नाम क्या होता है, लीफ बर्ड होता है। तो एक चीज़ तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो बर्ड है याद रखना, वो क्या कर रहा है, वो प्लांट के किसी न किसी नए स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकता है, गिव राइज कर सकता है, प्लांट्स के पार्ट्स को बना रहा है। जैसे कि ये वेजिटेटिव बर्ड्स जो है, लीफ बर्ड जो है, ये क्या किया, इसने ब्रांचेस बनाया, लीफ बनाया, आरा भाषा में जो क्या है हम लोग का सूट सिस्टम का ही तो पार्ट्स है, ठीक है ना, सूट का ही हिस्सा है। आर क्लियर बात समझ में। तो ऐसे बर्ड्स को बोलेंगे क्या, जो आगे चल के ब्रांचेस या लीफ बनाएगा उसको बोलेंगे वेजिटेटिव बर्ड और लीफ बर्ड। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये इसके टिप का बात करता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये जो तुम्हारा टिप है इस पर ध्यान रखना, टिप पे होता है क्या, मेरिस्टेम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हम लोग का मेरिस्टेम, ठीक है। ये जो मेरिस्टेम है याद रखना, ये जो मेरिस्टेम है, इस मेरिस्टेम को हम लोग बोलते हैं क्या, सूट अपाइकल मेरिस्टेम, सूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये ध्यान रखना, इसको हम लोग सूट अपाइकल मेरिस्टेम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये शूट है, ठीक है ना, मेन एक्सिस है, मेन स्टेम है, ये उसका शूट है, और शूट के टिप पे, अपाइकल वर्ड का मतलब होता है याद रखना टिप का बात हो रहा है यहाँ पे। तो टिप पे जो मेरिस्टेम मिलेगा, सूट के टिप पे जो मेरिस्टेम मिलेगा उसको बोलेंगे सूट अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। और ये जो सूट अपाइकल मेरिस्टेम है ये क्या करता है याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ये जो सूट अपाइकल मेरिस्टेम है ये शूट का इलोंगेशन करवाता है, ठीक है। ये क्या कॉज कर रहा है, इलोंगेशन ऑफ शूट, इलोंगेशन ऑफ शूट, ये शूट को ग्रो कराता रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि तुम लोग देखे होगे कि हम जो प्लांट है वो हर जगह से ग्रो नहीं करता है, प्लांट के टिप पे नए नए जो लीव्स है, देखे होगे कभी कभी तुमने अपने घर पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स लगाए होंगे पॉट्स में, देखना उसके टिप पे जो प्लांट्स तुमने लगाया उसके टिप पे देखना नए छोटे छोटे लीव्स आ रहे हैं, है ना, नए पत्तियां आ रही हैं। वो क्यों आ रही है, क्योंकि टिप पे क्या है, सूट अपाइकल मेरिस्टेम है, ठीक है। तो ये सूट अपाइकल मेरिस्टेम क्या करता है, नए लीव्स जो है वो बनाते रहेगा शूट पे, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, सूट का क्या होगा, सूट का धीरे धीरे इलोंगेशन होगा, यानी सूट जो है वो फर्दर जो है वो ऐसे लंबा होता रहेगा, लंबा होता रहेगा। वो किस कारण से हो रहा, इलोंगेशन किस कारण से हो रहा, क्योंकि यहाँ पे टिप पे सूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, होता क्या है कि ये जो सूट अपाइकल मेरिस्टेम है, सूट अपाइकल मेरिस्टेम, अगर इसको क्या करना होता है, जैसे कि अगर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फ्लावर का, लेकिन अभी हम करेंगे फ्लावर बनता कैसे है, ठीक है। फिलहाल अभी तुम ये समझो कि ये सूट अपाइकल मेरिस्टेम क्या कर रहा है, ये सूट का इलोंगेशन करवा रहा है, नए लीव्स बनवा रहा है, और धीरे धीरे जो सूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। जब ये सूट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा ना, तो याद रखना ये सूट अपाइकल मेरिस्टेम के कारण ही हो रहा है, यहीं पे वो डिविजन हो रहा है। तो सूट अपाइकल मेरिस्टेम के ही कुछ सेल्स जो है याद रखना वो पीछे की तरफ, नीचे की तरफ छूट जाते हैं लीफ एक्सिल पर। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, जब ये मेरिस्टेम क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं समझता हूँ इस बात को अच्छे से समझता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सूट अपाइकल मेरिस्टेम के जो सेल है याद रखना ये कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स है,
लगातार ये डिवाइड कर रहा है। अगर लगातार ये डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा, तो सीधा सा बात है ये क्या होगा, ये शूट ऊपर की तरफ इस तरह से ग्रो करेगा, है ना, समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये इस तरह से इलोंगेट करेगा तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम का ही कुछ सेल्स याद रखना, वो ऐसे जैसे जैसे ये ग्रो करता जाएगा ये पोर्शन वैसे वैसे नीचे की तरफ आता रहेगा, यानी शूट अपाइकल मेरिस्टेम का ही याद रखना कुछ सेल्स जो है वो याद रखना वैसे नीचे की तरफ छूट गया, वैसे नीचे की तरफ वैसे छूट गया, ठीक है ना, याद रखना वैसे नीचे की तरफ छूट गया यहाँ पे, ठीक है। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम के यानी शूट अपाइकल का जो मेरिस्टेम है वही क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करके क्या कर रहा है, शूट का इलोंगेशंस करा रहा है। ड्यूरिंग इलोंगेशंस शूट अपाइकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स जो है वो पीछे की तरफ छूट गए, कहाँ पे, लीफ के एक्सिल पे। लीफ के एक्सिल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्चुअली सबको पता होना चाहिए, ये बात अच्छे से समझ लो। जैसे यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, ऐसे लीफ लगा हुआ है, लीफ लगा हुआ है, जैसा कि तुमको पता भी है कि यहाँ पे मैंने तुमको क्या दिखाया था अभी, यहाँ पे मैंने तुमको दिखाया था इस तरह से एक ब्रांचेस निकला था। ये ब्रांचेस क्यों बना था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बर्ड था। बर्ड कहाँ पे था, नोड पे था, ठीक है ना, बर्ड कहाँ पे था, नोड पे था, ठीक है ना। इसी के कारण से क्या हुआ, यहाँ से क्या बना, यहाँ से न्यू ब्रांचेस बना। चूंकि ये जो बर्ड था वो कैसा था, वेजिटेटिव बर्ड था, इसलिए यहाँ से क्या बना, ब्रांचेस बना। क्लियर बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है हम लोग को कि ये जो तुम्हारा लीफ बना, ये इस तरह से क्या बना, यहाँ पे लीफ बना, और ये जो मेन स्टेम है, यानी मेन स्टेम और लीफ के बीच में यहाँ पर जो एक एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है, ये जो एक्सिल है, इसको एक्सिल भी बोल सकते हैं हम लोग। तो लीफ के एक्सिल में, ठीक है ना, लीफ और ये जो स्टेम्स है, मेन स्टेम्स, इसके बीच में ये जो एंगल है, याद रखना, ये जो एक्सिल भी बोल सकते हो। तो लीफ के एक्सिल में, है ना, इस एक्सिल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सिलरी इन पोजिशन, एक्सिलरी पोजीशन, ठीक है, या इसको एक्सिल भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, ये एक्सिल ऑफ लीफ है, ये लीफ का एक्सिल है, ठीक है। तो लीफ के इस तरह से एक्सिल में क्या हुआ, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, यानी शूट का जो अपाइकल मेरिस्टेम्स है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रह गया, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ छूट गया, ठीक है ना। कहाँ पे छूटा है, इस एक्सिल पे छूटा, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, ये तुम्हारा शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो है, ये जो है याद रखना आगे चल के क्या बना सकता है। देखो अब इंपॉर्टेंट बात है, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्लावर्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बनाना क्या है, फ्लावर बनाना है। तो एक चीज याद रखना, ये जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो अगर आगे चल के इसको फ्लावर बनाना रहेगा, इसको अगर आगे चल के फ्लावर बनाना रहेगा, तो यहाँ पे क्या था, वेजिटेटिव बर्ड्स था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, वेजिटेटिव बर्ड्स था, लेकिन यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे बनना है फ्लावर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्लोरल बर्ड बनेगा। आ रहा बात समझ में, इसका मतलब जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो है, याद रखना ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तुम्हारा फ्लोरल मेरिस्टेम में, फ्लोरल मेरिस्टेम में। समझ में आ रहा है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो है वो ट्रांसफर हो रहा है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो ये जो ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनाया, फ्लोरल मेरिस्टेम बनाया, ये कन्वर्ट होकर क्या बनाया, फ्लोरल मेरिस्टेम बनाया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, अगर ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम को फ्लावर्स बनाना है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम यानी इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कुछ इंटरनल चेंजेस होंगे, है ना, कुछ इंटरनल चेंजेस हो गए, जिसके कारण से क्या होगा, जिसके कारण से आगे चल के इनसे क्या बनना था, आगे चल के इनसे लीफ बनना था, ब्रांचेस बनना था। लेकिन ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम में कुछ ऐसा चेंजेस हुआ जिससे आगे चल के याद रखना जो ब्रांचेस बनना था, लीफ बनना था, है ना, वो लीफ या ब्रांचेस ना बन करके लीफ और ब्रांचेस बनने की जगह पे यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया फ्लोरल मेरिस्टेम। ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम ट्रांसफॉर्म हो गया फ्लोरल मेरिस्टेम में। क्यों फ्लोरल मेरिस्टेम में ट्रांसफॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे बनना था क्या, यहाँ पे बनना था फ्लावर्स, और फ्लावर्स बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा फ्लोरल मेरिस्टेम। और यही फ्लोरल मेरिस्टेम जो है याद रखना, ये क्या बनाता है, ये बनाता है तुम्हारा फ्लोरल अपेंडेजेस बनाता है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है ये बनाता है तुम्हारा फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लोरल अपेंडेजेस। अब ये फ्लोरल अपेंडेजेस है क्या, या हम इसको बोल सकते हैं फ्लोरल पार्ट्स भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स का मतलब होता है इसके अंदर में तुम्हारा आ जाएगा सेपल आ जाएगा, है ना, इसमें आ जाएगा तुम्हारा सेपल यानी जो यूनिट्स है कैलिक्स का,
तो हमको पता है ना कि फ्लावर्स के नीचे में तुम देखना पतले पतले ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक वर्ल्ड बनाता है ना। याद रखना वो क्या होता है, वो कैलिक्स ही होता है, और कैलिक्स का यूनिट क्या होता है, सेपल होता है। यानी सारे सेपल्स को मिला करके कलेक्टिवली एक साथ हम लोग क्या नाम देंगे, कैलिक्स बनेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोरल अपेंडेजेस में यानी फ्लोरल पार्ट्स में, जो कि इस फ्लोरल मेरिस्टेम के द्वारा बनाया जा रहा है, इसमें तुम्हारा क्या आएगा, सेपल आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, कैलिक्स बनेगा। फिर यहाँ पे क्या बन सकता है हम लोग का, कैलिक्स के अलावा यहाँ पे क्या बन सकता है हम लोग का, कैलिक्स के अलावा यहाँ पे बनेगा हम लोग का कोरोला बन सकता है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरह से कोरोला बनेगा, कोरोला बनेगा, ठीक है, यानी जिसका यूनिट क्या है, पेटल है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एंड्रोशियम बनेगा, एंड्रोशियम बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, गाइनोशियम बनेगा, ठीक है, गाइनोशियम बनेगा, ठीक है। आ रहा बात समझ में, क्लियर बात समझ में आया। तो अब ये जो तुम्हारा फ्लोरल अपेंडेजेस बना है, फ्लोरल पार्ट्स बना है इस फ्लोरल मेरिस्टेम से, यानी सेपल यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये जो बना है, याद रखना ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये तुम्हारा फ्लोरल पार्ट्स है, फ्लोरल पार्ट्स है, समझ में आ रहा ना। तो ये चीज क्लियर बात समझ में आ रहा। तो मेरे कहने का मतलब है, ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्लोरल मेरिस्टेम में, और फ्लोरल मेरिस्टेम क्या बना रहा है, ये फ्लोरल अपेंडेजेस बना रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस तरह से तुम देखोगे जब ये पूरा बन जाएगा ना, तो तुम देखोगे फ्लावर में क्या होता है, कली होता है। फ्लावर ब्लूम करने से पहले, फ्लावर के खुलने से पहले, है ना, उससे पहले क्या होता है, उसका जो इनिशियल स्टेज होता है ना, ब्लूम करने से पहले वाला जो स्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरल बड बोलते हैं। तो यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा फ्लोरल बड, ठीक है ना। यानी अभी वो फ्लावर खुला नहीं है, ओपन नहीं हुआ, ब्लूम नहीं हुआ है, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्लोरल बड बन जाएगा। और फिर इस फ्लोरल बड से, है ना, क्या बनेगा, ब्लूम होकर के यहाँ पे इस तरह से फाइनली फ्लावर बनेगा। आया बात, क्लियर बात समझ में आया। तो ये चीज तुम लोगों को समझ में आया अच्छे से कि किस तरीके से फ्लावर बन रहा है। देखो अभी हम और भी कुछ बताना बाकी है, ये तो मैंने बस बताया है कि किस तरीके से, याद रखना जो बर्ड्स है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इसके अंदर में टिश्यूज के अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है, जो क्या हो रहा है, जो कहीं ना कहीं फ्लोरल बड बन रहा है, फ्लोरल बड से फ्लावर्स बन रहा है। अच्छा ये बताओ, ये जो कहीं ना कहीं ये जो एक्सिल पे ये जो टिश्यूज छोटा है, याद रखना ये टिश्यूज कहाँ पे है, याद रखना ये बड कहाँ पे बना है, ये बड जो है, याद रखना ये जो फ्लोरल बड बना है, याद रखना लीफ के एक्सिल पे बना है, ठीक है। इसलिए इस बड को क्या बोलेंगे, इस बड को बोलेंगे क्या, इस बड को, ये फ्लोरल बड जो बना है ना, लीफ के एक्सिल बना है, मतलब ये समझ में आ रहा है, ये स्टेम है और ये लीफ है, इसके बीच में ये जो एंगल है, समझ में आ रहा है, ये मेन स्टेम है और ये जो लीफ है, लीफ का ये जो स्टॉक है, इसके बीच में ये जो एंगल है, इसको बोलते हैं एक्सिल इन पोजीशन। इस पोजीशन पे जो बड होता है उसको बोलते हैं एक्सिलरी बड, यानी ये जो टिश्यूज छूटा है ना, ये एक्सिल पे छूटा है, समझ में आ रहा ना। और ये जो एक्सिल पे जो टिश्यू छूटा है, इसी टिश्यू में क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये इंटरनल चेंजेस हुआ और बना यहाँ पे फ्लोरल मेरिस्टेम, और फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या बना, अपेंडेजेस बना, और फिर इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरल बड बना, और फिर ये फ्लोरल बड जो है, याद रखना फ्लावर बनाया। तो ये फ्लावर कहाँ से राइज किया है, इसी नोड से राइज किया है, क्योंकि जो बड बनाया, याद रखना वो कहाँ पे है, इसी नोड पे प्रेजेंट है। आ रहा बात समझ में, फ्लोरल बर्ड जो प्रेजेंट है, याद रखना वो कहाँ पे है, ये तुम्हारा एक्सिल इन पोजीशन पे है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड, इसको बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। तो ये जो एक्सिलरी बर्ड है, याद रखना ये जो फ्लोरल बर्ड है, इसका पोजीशन कैसा हो गया, एक्सिल इन पोजीशन होगा, क्योंकि एक्सिल पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, एक्सिलरी बर्ड है। और फिर ये एक्सिलरी बर्ड क्या है, यहाँ पे ये जो फ्लोरल बर्ड है, इस तरह से क्या बना दिया, इस तरह से फ्लावर बना दिया। तो ये जो फ्लावर अराइज किया, कहाँ से राइज किया, ये लीफ के एक्सिल से राइज किया, और कहाँ से राइज किया, नोड से राइज किया, क्योंकि ये नोड पे ही क्या था, फ्लोरल बड प्रेजेंट था। आया बात समझ में। लेकिन एक बात हम और बता रहे हैं, याद रखना जो फ्लावर, याद रखना जो फ्लावर सूट के टिप पे लगता है, जो फ्लावर हमेशा याद रखना सूट के टिप पे लगता है, याद रखना वो नोड से राइज नहीं करता है, क्योंकि याद रखना टिप पे नोड इंटरनोड नहीं होता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो फ्लावर अराइज करेगा वो याद रखना वो नोड से अराइज नहीं करेगा, याद रखना। तो एक चीज समझ में आ गई हमको, ये चीज क्लियर हो गया कि नोड जो है, याद रखना वो पॉइंट है स्टेम पे, जहां से क्या क्या बन सकता है, जहां से तुम्हारा ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स बन सकता है, ठीक है ना। और जो फ्लावर टिप पे लगेगा, याद रखना वो फ्लावर हमेशा कैसा होगा, अकेला होगा, और अकेला के लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या, सॉलिटरी, ध्यान रखना। तो कुछ चीजें जो है, याद रखना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो बच्चों याद रखना थोड़ा सा हम लोग कनेक्ट किए किसको, मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट्स को भी यहाँ पे, ताकि चीजों को बहुत बेहतर तरीके से क्या कर सके, समझ सके, ठीक है ना। अगर वो पार्ट का अगर तुमको नॉलेज नहीं है, अगर हम उसके बारे में तुमको आइडिया नहीं देंगे, तो ये जो पोर्शंस है, ये पोर्शंस कभी क्लियर नहीं होगा। आ गया समझ में,
क्लियर आगे समझ में? तो ये चीज़ हमको क्लियर हुआ। अब हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि ये जो फ्लावर बना है, ये फ्लावर बना है वो बना कैसे है। ये तो पता चला कि किस तरीके से बर्ड से वो राइज किया, ठीक है ना। यहाँ पे तो वो चीज़ क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे एक चीज़ नोट करते हैं कि नोट करने वाला पॉइंट है, इन केस ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन इन केस ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन, जब एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है तो फ्लावर के बनने के टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नोड जो है याद रखना, जो शूट है याद रखना वो कंडेंस हो रहा है, यानी बोल सकते हैं नोड और इंटर नोड कंडेंस्ड हो रहा है। नोड और इंटर नोड कंडेंस्ड हो रहा है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, डेफिनेशन क्या पढ़े थे, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट इन विच नोड एंड इंटर नोड कंडेंस्ड हो रहा है। अरे भाई अभी सोचो ना, ये नोड और इंटर नोड कंडेंस का क्या मामला है भाई। सूट किसका बना हुआ है, सूट जो बना हुआ है नोड इंटर नोड का ही तो बना हुआ है ना। ये जैसे मान लो ये शूट मैंने बनाया, ठीक है ना, ये मान लो ये मेन स्टेम है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, इस तरह से नोड इंटर नोड मिलेगा, ये नोड है और इंटर नोड है, तो नोड इंटर नोड मिलकर के तो शूट को बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नोड इंटर नोड कंडेंस हो रहा है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लावर के फॉर्मेशन के टाइम पे शूट का कंडेंसेशन हो रहा है। शूट क्या कर रहा है यहाँ पे, कंडेंस कर रहा है। अब शूट कंडेंस होगा तो क्या होगा सर, नोड पास आएगा, और अगर नोड पास आएगा तो इंटर नोड शॉर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है कि सर, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है कि वाई शूट कंडेंस्ड, वाई शूट कंडेंस्ड क्यों होगा, वाई शूट कंडेंस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, भाई शूट कंडेंस क्यों हो रहा है फ्लावर बनने के टाइम पे। अभी तुम लोग जानते होगे, अगर तुम लोग फ्लावर्स को गौर से देखोगे तो तुमने देखा होगा कि फ्लावर में इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या है, सेपल, ठीक है ना। कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज, बहुत सारे सेपल्स को मिलाकर के कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से कलरफुल ब्राइटली कलर का, यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, पेटल से रहता है, ठीक है, इस तरह से पेटल्स होते हैं फ्लावर्स में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, स्टेमेन होगा, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, कार्पेल भी होगा, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, इस तरह से कार्पेल है। अब एक चीज बताओ, इस फ्लावर में तुमको जो डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है, इस फ्लावर में तुम ध्यान से देखो तो जितने भी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये जितने भी मैंने क्या बनाया, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल अपेंडेजेस। जो क्या है, जो ये जो फ्लोरल अपेंडेजेस है ना, ये अलग अलग नोड से राइज कर रहा है। ये जो फ्लोरल अपेंडेजेस है ये अलग अलग क्या कर रहा है, नोड से राइज कर रहा है। और जो अलग अलग नोड से ये जो अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेस बन रहा है, याद रखना, जैसे अगर बोलेंगे ना ये कैलिक्स, ये एक नोड पे अपना एक अलग वर्ल्ड बना रहा है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से जो पेटल है, पेटल, ये भी अपना एक वर्ल्ड बना रहा है, समझ में आ रहा है। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है अभी हम समझेंगे। और यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम्हारे एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी अलग नोड से राइज कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, इसका भी अपना अपना वर्ल्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ल्ड जो है, याद रखना, इस तरह से अगर ये तुम देखोगे, ये इस तरह से नोड है, इस तरह से क्या है, 4 नोड है। तो फ्लावर बनने के टाइम पे पहला काम क्या हो रहा है, सूट कंडेंस हो रहा है। सूट कंडेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि मान लो अगर ये पहला नोड है, ये मान लो दूसरा नोड है, ये मान लो तीसरा नोड, ये मान लो फोर्थ नोड है, फोर्थ नोड है। तो अगर मान लो कि ये फोर्थ नोड, अगर ये अलग अलग नोड पे क्या है, अलग अलग अपेंडेजेस है, फ्लोरल अपेंडेजेस है। मान लो इस पे क्या है, कैलिक्स है, इस पे क्या है, फर्स्ट नोड से हमेशा क्या बनता है, फर्स्ट नोड से हमेशा कैलिक्स बनता है, ठीक है ना। सेकंड नोड से क्या बनता है, सेकंड नोड से तुम्हारा पेटल बनता है, इससे क्या बनेगा, तुम्हारा पेटल बनेगा। थर्ड नोड से क्या बनेगा तुम्हारा, थर्ड नोड से बनेगा तुम्हारा स्टेमेन बनेगा, ठीक है ना। फोर्थ नोड से क्या बनेगा, पिस्टिल बनेगा, पिस्टिल बनेगा, ठीक है। फोर्थ नोड से क्या बनेगा तुम्हारा, पिस्टिल बन जाएगा इस तरह से। अब ये बताओ, अगर ये पिस्टिल, स्टेमेन, पेटल और ये जो कैलिक्स यानी सेपल, ये अलग अलग दूरी दूरी पे रहेगा तो कभी फ्लावर लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम देख रहे हो, ये नोड तुमको दिख रहा है ना, ये नोड
क्या होता है सबसे पहले जब एक फ्लावर बनना होता है तो पहला काम ये होता है कि पहला काम ये जो क्या होगा, ये शूट कंडेंस्ड होगा। शूट कंडेंस्ड इसलिए होगा ताकि अलग अलग नोड से अलग अलग जो फ्लोरल अपेंडेजेस है, अलग अलग जो फ्लोरल पार्ट्स है जो अलग अलग वर्ल्ड में प्रेजेंट है नोड के चारों तरफ, याद रखना वो क्या होंगे, याद रखना वो पास पास आएंगे, वो पास पास आएंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, याद रखना कि पहला काम क्या होता है कि जब फ्लावर बनता है तो पहले क्या होगा, शूट कंडेंस्ड होता है, नोड पास पास आता है, समझ में आ रहा ना। तो जब ये चारों नोड पास पास आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि ये जब पास आएंगे ना तो हर नोड से क्या होगा, पहले नोड से क्या निकलेगा, कैलिक्स, सेकंड नोड से क्या बनेगा, कोरोला, थर्ड नोड से क्या बनेगा, स्टेमेन, फोर्थ नोड से क्या बनेगा, पिस्टिल और कार्पेल। आए बात समझ में। इसीलिए तो देखो जब फ्लावर बनता है तो सारे वर्ल्ड जो है याद रखना, सारे वर्ल्ड जो है याद रखना वो पास पास रहता है, क्योंकि पहला काम क्या होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन फ्लावर, शूट कंडेंस्ड। जब ये शूट कंडेंस होगा तो नोड इंटर नोड पास पास आ जाएंगे, और नोड पास आएगा तो इंटर नोड शॉर्ट हो जाएगा। जब नोड इंटर नोड शॉर्ट हो जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, इस तरह से तुम्हारा फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। फिर वहां से क्या बनेगा, जो लीफ है, लीफ और फ्लावर केस में तुमको पता ही होना चाहिए कि ये जो तुम अलग अलग पेटल्स देख रहे हो, ये पेटल्स क्या है, मॉडिफाइड लीफ है, मतलब लीफ ही मॉडिफाई होकर क्या बनाता है, जो फ्लोरल वर्ड्स को बनाता है, अलग अलग वर्ड्स को बनाता है। तो ये जो तुम अलग अलग वर्ड्स देख रहे हो, ये 4 वर्ड्स जो देख रहे हो जो अलग अलग नोट पे प्रेजेंट है, याद रखना ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है। आए बात समझ में। तो अब देखो होता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये होता है कि जब ये फ्लावर बनना होता है ना तो सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 नोड था, तो ये नोड तो अभी क्या है दूर दूर है, तो पहला काम क्या होगा फॉर्मेशन फ्लावर, पहला याद रखना पहला काम होगा कि ये शूट क्या होगा, कंडेंस्ड होगा। तो जब ये शूट कंडेंस्ड होगा ना तो कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, देखो ये शूट कंडेंस हुआ, और कंडेंस होकर इस तरह से ये देखो ऐसे फूल करके, ये मतलब ये शूट है, याद रखना ये जो शूट है ये ऐसे फूल करके क्या बना रहा है, ऐसे फ्लैट इन लार्ज स्ट्रक्चर्स बना दिया, चपटा सा कप लाइक, समझ में आ रहा है। और इसी को हम लोग बोलते क्या है, ये जो फुला हुआ स्ट्रक्चर याद रखना ये तुम्हारा कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा तुम्हारा रिसेप्टेकल और थैलेमस। ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया तुम्हारा रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल, और यहीं पे इसी को हम लोग बोलते क्या है, थैलेमस। तो ये जो तुम देख रहे हो ना ये क्या हुआ, ये जो थैलेमस बना ना, ये जो फ्लैट स्वेलिन स्ट्रक्चर्स है याद रखना ये शूट कंडेंस्ड हुआ है, समझ में आया ना। और इसी में क्या होगा, इसी में क्या होगा तुम्हारा नोड इंटर नोड होगा, इसी में क्या होगा तुम्हारा नोड इंटर नोड होगा। देखो ये पास पास, अब देखो ये नोड में देखो कितना डिस्टेंस है, ये नोड में कुछ डिस्टेंस लग रहा है तुमको, बहुत पास पास आ गया। और इसी नोड से क्या होगा, इसी नोड से अब क्या होगा याद रखना, अलग अलग नोड पे याद रखना अलग अलग वर्ल्ड बनेगा, अलग अलग नोट पे ऐसे ही अलग अलग वर्ल्ड बनेगा, समझ में आ रहा है। जो चीज मैंने यहाँ पे दिखाया अब वही चीज यहाँ पे होगा, क्लियर बात समझ में आया। तो क्या होगा, जैसे मान लो ये पहला नोड है, ये सेकेंड नोड है, ये थर्ड नोड है, ये फोर्थ नोड है। अब देखो नोड देखो पास पास आ गया, नोड पास आया तो इंटर नोड क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, समझ में आ रहा है। तभी तो हम बोलते हैं ना कि फ्लावर बनने के टाइम में नोड इंटर नोड क्या हो रहा है, यानी शूट क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, समझ में आ रहा है, जिसमें नोड इंटर नोड पास पास आ गया। अब क्या होगा सर, अब इस फर्स्ट नोड से देखो क्या बनेगा, इस फर्स्ट नोड से बनेगा तुम्हारा इस तरह से कैलिक्स बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा तुम्हारा कैलिक्स, यानी जिसका यूनिट क्या होगा, इंडिविजुअल यूनिट क्या है, सेपल, इस तरह से कैलिक्स बन जाएगा फर्स्ट नोड से। फिर इस पे क्या बनेगा, इस पे बनेगा तुम्हारा सेकेंड नोड से बन जाएगा इस तरह से लार्ज ब्राइटली कलरफुल पार्ट्स दैट इज अ पेटल। अब यहाँ पे बहुत सारे पेटल है ना, मिला के क्या बोलेंगे उसको कलेक्टिवली कोरोला, एक को क्या बोलेंगे, पेटल बोलेंगे, ठीक है। और फिर ये इस तरह से क्या होगा, थर्ड नोड से, नोड नंबर थर्ड से क्या निकलेगा, इस तरह से तुम्हारा निकल जाएगा क्या, इस तरह से एंड्रोशियम, जिसका यूनिट क्या है, स्टेमेन, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ नोड से इस तरह से बन जाएगा पिस्टिल और कार्पेल, ठीक है ना, यानी गाइनोशियम जिसका यूनिट क्या है, पिस्टिल कार्पेल है। तो देखो इस तरह से क्या बन गया, इस तरह से तुम्हारा फ्लावर बन गया। देखो ये फ्लावर है, ये मैंने बनाया फ्लावर। तो हुआ क्या सर, तुम यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो ना इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेडिसेल। और हमको पता है कि फ्लावर को मेन स्टेम से मेन एक्सिस से जोड़ के रखने वाला जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ये जो स्टॉक मैंने यहाँ पे बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज क्या, पेडिसेल, पेडिसेल। यानी कहीं ना कहीं तुम देखोगे कि फ्लावर के बनने के टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो पेडिसेल है, ये पेडिसेल का जो एंड है, ये जो पेडिसेल या जो स्टॉक है इसका जो एंड है याद रखना वो ऐसे स्वेल अप किया, जो पेडिसेल जो स्टॉक है उसका जो एंड है वो इस तरह से क्या किया, स्वेल अप होकर के क्या बना दिया, इस तरह से एक
फ्लैट इन लार्ज स्ट्रक्चर्स बना दिया, जिसको हम लोग बोले क्या, रिसेप्टेकल और थाइलेमस, जिसपे क्या प्रेजेंट है, जिसपे ये नोड प्रेजेंट है, इंटर नोड प्रेजेंट है। और इसी नोड के चारों तरफ, ये जो तुम नोड देख रहे हो ना वो ऐसा ही है, इसी नोड के चारों तरफ क्या है, इसी नोड के चारों तरफ क्या बना है, यहाँ पे मॉडिफाइड लीफ है ना। तो इसको जो हम बोल रहे हैं ना, जैसे ये मान लो ये क्या बना है, ये मान लो ये मैंने बनाया, ये मान लो स्टेम है, और इस तरह से क्या है, यहाँ पे ये नोड है। तो नोड के चारों तरफ सर्कल में हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाइड लीफ का अरेंजमेंट करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मतलब फ्लावर बनने के टाइम पे क्या हो रहा है, नोड के चारों तरफ लेटरली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वो मॉडिफाइड लीफ क्या कर रहा है, अपने आप को अरेंज कर रहा है। ये जो सर्कल ऑफ मॉडिफाइड लीफ है एक नोड के चारों तरफ लेटरली, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड। ये क्या बना है, ये एक वर्ल्ड बना। उसी तरह से ये मान लो ये फर्स्ट वर्ल्ड किसका होता है, फर्स्ट वर्ल्ड कैलिक्स का होता है। पहला वर्ड किसका होता है, कैलिक्स का होता है। फिर सेकेंड वर्ड यहाँ पे बनता है, सेकेंड नोड से जो वर्ड अराइज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, कोरोला। ठीक है ना। तो कोरोला क्या बनाता है, सेकेंड वर्ड बनाता है। ये क्या बनाता है तुम्हारा, ये बनाता है तुम्हारा सेकेंड वर्ड। ये कैलिक्स क्या बनाता है, ये फर्स्ट वर्ड बनाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एंड्रोशियम। ठीक है ना, ये थर्ड नोड से राइज करता है। ठीक है ना, थर्ड नोड से क्या राइज कर रहा है, एंड्रोशियम। ये क्या बनाता है, ये थर्ड वर्ड बनाता है। और जो फोर्थ नोड है, फोर्थ नंबर का जो नोड है, याद रखना, यहां से अराइज क्या करता है तुम्हारा, पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है ना। ये क्या बनाता है तुम्हारा, जो गाइनोशियम है, याद रखना ये फोर्थ वर्ड बनाता है, फोर्थ वर्ड। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से नोड से, याद रखना कौन सा नोड से, याद रखना कौन सा वर्ड बनता है और कौन से वर्ड में कौन सा फ्लोरल अपेंडेजेस होता है, कौन सा फ्लोरल पार्ट्स होता है। हर बात समझ में, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरह से तुम देखोगे ध्यान से, तो ये फ्लावर का तुम्हारा फाइनली, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ कि इस तरह से क्या होता है, हम लोग का फ्लावर बनता है। ठीक है, आया बात समझ में। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये सब का सब क्या है, लीफ का ही मॉडिफिकेशंस है। मतलब ये हुआ कि जब फ्लावर बनना होता है तो लीफ ही क्या हो रहा है, मॉडिफाई होकर क्या बनाता है, ये अलग अलग क्या बना देता है, अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेस बना रहा है, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम है। तभी तो हम बोले कि फ्लावर क्या एक मॉडिफाइड सूट है। और सूट मतलब क्या, सूट मतलब उसमें नोड और इंटर नोड। और तुम जब देख रहे हो जब फ्लावर बन रहा है तो उस केस में नोड और इंटर नोड कंडेंस्ड हो रहा है। और अगर नोड और इंटर नोड कंडेंस्ड होगा, नोड और इंटर नोड कंडेंस्ड होगा, तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे तुम्हारा फ्लावर बनेगा। क्योंकि नोड और इंटर नोड तो सूट का ही पार्ट है और सूट ही तो मॉडिफाई होकर फ्लावर बना रहा है। तो कहीं ना कहीं तुम देखो ध्यान से, लीफ हो या शूट हो, ये शूट का जो नोड इंटर नोड हो, वो सब का सब किसका पार्ट है, वो सब का सब शूट सिस्टम का ही पार्ट है। और सूट ही मॉडिफाई होकर क्या बनाता है, फ्लावर बनाता है। तो फ्लावर क्या हो गया, एक मॉडिफाइड शूट हो गया। क्लियर है, समझ में? अब ये बताओ जो लीफ है वो कहाँ पे लगता है, जो लीफ है वो नोड से ही राइज करता है। क्योंकि नोड पे क्या होता है, नोड पे बड होता है। लीफ जो है वो नोड से ही राइज करता है, क्योंकि लीफ पे क्या होता है, मतलब नोड पे बड होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब क्या हो रहा है, जो अपेक्स है, अपेक्स, ये अपेक्स क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, एनसीईआरटी का लाइन है। हो रहा है क्या यहाँ पे कि जब फ्लावर बनने के टाइम पे जो अपेक्स है ये क्या कर रहा है, अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, अलग अलग तरह के फ्लोरल पार्ट्स, जिसमें सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल्स है, इसको क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास है सूट अपाइकल मेरिस्टेम। और अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर सूट अपाइकल मेरिस्टेम को फ्लावर बनाना होता है तो यहाँ पे बेसिकली जो फंड है वो क्या है कि सूट अपाइकल मेरिस्टेम जो है वो क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना। ये चेंज होकर क्या बना रहा है, ये चेंज होकर बना रहा है फ्लोरल मेरिस्टेम। फ्लोरल मेरिस्टेम, ये ध्यान रखना है। समझ में आया, ये बात क्लियर है? तो सूट अपाइकल मेरिस्टेम ही क्या हो रहा है, चेंज होकर के या ट्रांसफॉर्म होकर के फ्लोरल मेरिस्टेम को बना रहा है जब एक फ्लावर का फॉर्मेशन होना होता है तब। क्लियर बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, देखो लिखा हुआ है कि जो अपेक्स है ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस इसमें क्या तुम्हारा सेपल है, पेटल है, स्टेमन एंड कार्पेल है, एट सक्सेसिव नोड लिटरली। सक्सेसिव नोड लिटरली मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कहीं ना कहीं तुम गौर करोगे कि
जब ये सूट अपाइकल मेरिस्टेम क्या कर रहा है, फ्लावर को बना रहा है। फ्लावर जनरली कहाँ पे लग रहा है, फ्लावर जनरली जो लग रहा है याद रखना वो लीफ के एक्सिल पे लग रहा है। समझ में आ रहा है, जो फ्लावर राइज हो रहा है वो कहाँ से राइज हो रहा है, वो नोड से राइज हो रहा है। यानी अब नोड के चारों तरफ लेटरली जो क्या बन रहा था, जो लेटरली क्या बनना था, लीफ बनना था, अब वहां पे लीफ नहीं बन रहा है। अब वहां पे क्या हो रहा है, लीफ बनने की जगह पे क्या बन रहा है, क्योंकि वहां पे क्या बनना है, क्या फ्लावर बनना है ना, तो अब लीफ बन के क्या होगा, अब वहां पे क्या बनेगा, अब वहां पे मॉडिफाइड लीफ बनेगा, फ्लोरल अपेंडेजेस बनेगा। किसके चारों तरफ, नोड के चारों तरफ। समझ में आ रहा है ना, तो क्लियर बात समझ में आ रहा है। तो नोड के चारों तरफ लेटरली, अब जो नोड के चारों तरफ लेटरली लीफ बनना था, तो लीफ बनने की जगह पे क्या बनेगा, लीफ बनने की जगह पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्या बनेगा, नोड पे फ्लोरल अपेंडेजेस बनेगा, जिसमें सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल्स होगा। ठीक है ना। और ये किससे बन रहा है, ये तुम्हारा बन रहा है सूट अपाइकल मेरिस्टेम से बन रहा है। ठीक है, समझ में आया। सूट अपाइकल मेरिस्टेम बना, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सूट अपाइकल मेरिस्टेम में चेंजेस हुआ और बन गया फ्लोरल मेरिस्टेम, और नोड के चारों तरफ जो लेटरली लीफ बनना था, अब चूंकि ब्रांचेस तो बनना नहीं है, लीफ बनना नहीं है, तो वहां पे क्या बनेगा, अब वहां पे फ्लोरल अपेंडेजेस बनेगा, जिसमें सेपल, पेटल, स्टैमेन और कार्पेल्स होगा। आया बात समझ में। और फिर फाइनली क्या बन जाएगा, और फिर इससे कॉन्स्टिट्यूट होकर तुम्हारा क्या बन जाएगा, फ्लोरल बड बनेगा, और फ्लोरल बड आगे चल के क्या बना देगा, फ्लावर बना देगा। ठीक है, तो मेन तुमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फ्लावर बन रहा है याद रखना, वो सूट अपाइकल मेरिस्टेम से ही बन रहा है, याद रखना। क्लियर बात समझ में आ रहा है। लेकिन कैसे बन रहा है, फ्लोरल मेरिस्टेम में जब वो चेंज होगा तब बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। मेन एक्सिस ऑफ द सूट जो है याद रखना, वो क्या हो रहा है, कंडेंस्ड हो रहा है, एंड नोड जो है वो बहुत क्लोजर आ रहा है, एंड इंटर नोड शॉर्टर होगा, डू नॉट इलोंगेट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लाइन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, यहाँ पे मेन एक्सिस जो है वो सूट का वो कंडेंस्ड हो रहा है, और नोड चूंकि सूट कंडेंस्ड होगा, नोड पास पास आएगा, इंटर नोड शॉर्ट हो जाएगा, वो इलोंगेट नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में फ्लावर बनना है। ठीक है ना, समझ में आया ना। सूट इलोंगेट नहीं होगा ना, क्योंकि फ्लावर बनना है ना, सूट तो कंडेंस्ड होगा। ठीक है। और फ्लावर क्या है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, जिसमें क्या हो रहा है, नोड इंटर नोड कंडेंस्ड हो रहा है टू फॉर्म अ फ्लावर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड सूट क्या कर रहा है, बियर कर रहा है फ्लावर का, और जो सूट है वो फ्लावर को बियर कर रहा है। कि जो फ्लावर है याद रखना, वो हमारा सूट के टिप पे भी लग सकता है। अगर कोई फ्लावर सूट के टिप पे लग रहा है याद रखना, तो वहां पे वो फ्लावर कैसा होगा, सॉलिटरी होगा, अकेला होगा। और जो फ्लावर लीफ के एक्सिल पे लग रहा है, वो नोड से राइज कर रहा है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोड एट द एक्सिल ऑफ द लीफ। ठीक है, बिकॉज एट द नोड याद रखना, नोड पे यहाँ पे याद रखना वेजिटेटिव बड भी है, एट द नोड पे क्या है हम लोग का, फ्लोरल बड भी प्रेजेंट है। डिपेंड करता है कि क्या बनना है। अगर वेजिटेटिव बड प्रेजेंट होगा तो वहां पे आगे चल क्या बनेगा, लीफ और ब्रांचेस बनेगा। लेकिन अगर मान लो वहां पे क्या है हम लोग का, फ्लोरल बड प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या बन जाएगा हम लोग का, फ्लावर बन जाएगा। और सूट टिप पे जो फ्लावर लग रहा है याद रखना, ठीक है ना, सूट टिप क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्लावर में, वो हमेशा कैसा होगा, सॉलिटरी होगा। तो ध्यान रखना, अभी तुम लोग पढ़ा चुके फ्लावर कैसे बन रहा है सर। फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है, जिसमें नोड और इंटरनोड क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। लीव्स जो है देखो ये मॉडिफाई हो रहा है किसमें, फ्लोरल वर्ड में। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पहला वर्ड से क्या बनता है सर, कैलिक्स। सेकंड वर्ड से क्या बनता है हम लोग का, कोरोला। थर्ड वर्ड से क्या बनता है हम लोग का, देखो स्टेम, सब देखो लाइन बनाया हुआ है। फोर्थ वर्ड से क्या बन रहा है हम लोग का, कार्पेल। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, विच वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द सेकेंड नोड। सेकेंड नोड से कौन सा वर्ड बनता है, तो बोलेंगे भाई सेकेंड नोड से याद रखना वो कौन सा वर्ड बनता है, सेकेंड वर्ड बनता है। ठीक है ना। और सेकेंड वर्ल्ड में क्या आता है हम लोग का, सेकेंड वर्ल्ड में हम लोग का कोरोला आता है। ठीक है ना। तो सेकेंड नोड से अराइज होता है सेकेंड वर्ल्ड, और सेकेंड वर्ल्ड में आता है हम लोग का कोरोला, और यानी कोरोला जो है वो सेकेंड नोड से बनता है। इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये आ सकता है कि देखो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है। कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर ध्यान से देखो, ये तुमको क्या दिख रहा है, एक फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, अभी ये फ्लावर जो है देखो अभी ये ओपन नहीं हुआ है। जब भी बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग यूज करते हैं ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है कि भाई फ्लावर का खिलना, फ्लावर का ओपन होना। तो ये फ्लावर अभी कैसा है, अनओपन फ्लावर है, ये ब्लूम किया हुआ फ्लावर नहीं है। तो जब भी एक फ्लावर की याद रखना अगर वो अनओपन फ्लावर है, ठीक है ना, मतलब ये जो है याद रखना अभी खुला हुआ नहीं है, ठीक है ना, ब्लूम नहीं किया हुआ है, तो इस अनओपन फ्लावर के चारों तरफ ये जो बड स्टेज ऑफ फ्लावर है, बड स्टेज ऑफ फ्लावर के चारों तरफ क्या होता है, एक ग्रीन कलर का इन बर्ड को प्रोटेक्ट करता हुआ एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसका नाम होता है कैलिक्स।
तो कैलिक्स जो है याद रखना, ये जो कैलिक्स है ये फ्लावर का जो बड होता है, याद रखना जो ब्लूम किया हुआ नहीं है, अनओपन फ्लावर है ना, इसको चारों तरफ से कवर करता हुआ एक स्ट्रक्चर जिसका नाम कैलिक्स होता है। तो कैलिक्स क्या कर रहा है, याद रखना ये बड स्टेज ऑफ फ्लावर को चारों तरफ से प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। लेकिन जब फ्लावर ब्लूम कर चुका होता है, यानी फ्लावर खिल चुका होता है, खुल चुका होता है, उस समय इस कैलिक्स का काम प्रोटेक्शन करना नहीं होता है, उस समय इसका फंक्शन अलग, ठीक है ना, चेंज हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब फ्लावर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो सूखने लगता है, फिर धीरे धीरे अगर मान लो वो फ्रूट्स बनाना है तो वो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, कैलिक्स और मतलब जो है वो धीरे धीरे विथर्स कर जाता है, खत्म हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है ना, वो सब बात अलग है। तो एक चीज़ हमको समझ में आ गया, जब एक फ्लावर बड स्टेज में है तो उन बड स्टेज ऑफ फ्लावर के चारों तरफ, ठीक है ना, उस फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करता हुआ कैलिक्स होता है। अगर ये कैलिक्स ग्रीन कलर का हुआ तो ये क्या कर सकता है, ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकता है। देखो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस केवल जो है, तुम लोग ऐसा लगता होगा सिर्फ लीफ में होता है, नहीं, फोटोसिंथेसिस केवल लीफ में नहीं होता है, बल्कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के हर उस पार्ट में हो सकता है जो कि ग्रीन है। ग्रीन होने का मतलब ही होता है कि वहाँ पे क्या है, मेरे पास में क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के कारण वहाँ पे क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो अगर कोई प्लांट का कोई पोर्शन ग्रीन स्टेम है तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो हमको एक चीज़ पता चल चुका है कि कैलिक्स ग्रीन है और इसलिए क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, टेम्पररी नॉट परमानेंट, ध्यान रखना। और ये प्रोटेक्शन देने काम कर रहा है फ्लावर को जब वो फ्लावर बड स्टेज में, ठीक है। अच्छा, कैलिक्स जो है देखो यहाँ पे दिखा है, एक सेपल है, ये एक सेपल है, ये एक सेपल है, ये एक सेपल है, ये एक सेपल है, बहुत सारे सेपल को मिलाकर के कलेक्टिवली एक साथ हम लोग नाम दे दी कैलिक्स। तो तुमसे पूछेगा कैलिक्स किसका बना हुआ है, उसका यूनिट कौन है, तो बोलोगे सेपल, ठीक है। आए बात समझ में। अब आ जाओ यहाँ पे कोरोला पे। कोरोला साफ साफ दिखाया, देखो ये एक फ्लावर का एक पेटल्स दिखाया गया, कलरफुल है। कोरोला जो होता है ये याद रखना, ये ब्राइटली इन कलर होता है, ठीक है ना, और इसका ब्राइटली इन कलर है, प्लस इसका यूनिट क्या है सर, इसका यूनिट होता है पेटल्स। कोरोला का जो यूनिट होता है वो होता है पेटल्स, और इसका फंक्शन ध्यान रखना है, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशंस के लिए। मतलब देखो पॉलिनेशन एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एंथर या जहाँ पे फ्लावर के एंथर से पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा तक। अब वो पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से जो हो रहा है पोलिन ग्रेन का, वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे भी हो सकता है, ठीक है, या डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे भी हो सकता है, ऑफ सेम प्लांट एंड डिफरेंट प्लांट, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि पोलिन ग्रेन का अगर ट्रांसफर हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, ध्यान रखना। तो पॉलिनेशन के लिए हमको जरूरत क्या होता है, पॉलिनेशन के लिए हमको जरूरत होता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स का। और ये एजेंट्स जो है वो कहाँ पे रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं। और ये करते क्या है, जैसे कि भाई हनी बी हो गया, कुछ फ्लाइज है ना, ये क्या करते हैं, ये पॉलिनेशन करने का काम करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो ये क्या करते हैं, ये फ्लावर पे आके बैठते हैं, और फ्लावर पे आके बैठेंगे, जैसे मान लो ये इस तरह से क्या है, ये ऐसा फ्लावर है, इस तरह से फ्लावर है, और यहाँ पे मान लो इस तरह से ये इसका मान लो ये एंथर है, यहाँ पे मान लो ये एंथर तो मेच्योर होता है। एंथर जब मेच्योर होगा तो एंथर क्या होता है, रप्चर करता है। जब एंथर रप्चर करेगा ना तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डेहिसेंस। तो ये जो एंथर है याद रखना, ये जो पोलन है ये ऐसे अगल बगल में ऐसे, मतलब एंथर का जो एंथर होता है उस पर लगा हुआ भी रहता है पोलेंस, ठीक है ना, एंथर लगा भी रहता है, और प्लस पोलन बहुत छोटा होता है, ये ऐसे हवा में ऐसे उड़ रहा है पोलेंस, याद रखना। तो ये आके कोई इंसेक्ट बैठा, ये आके कोई इंसेक्ट बैठा है, आके हम इस तरह से बैठा, तो इसके लेग में क्या हो गया, इस इंसेक्ट के लेग में आके वो पोलेंस चिपक गया इसके बॉडी सरफेस पे, उसके लेग पे जाके स्टक कर गया। अब ये जो इंसेक्ट है, जो पोलिनेटिंग एजेंट्स है, ये उड़ के जाएगा किसी दूसरे फ्लावर पे, किसी दूसरे फ्लावर पे क्या है, इस तरह से स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे जब जाके ये फ्लाई मान लो, ये मान लो हनी भी है, ये आके बैठे इस पे, तो ये जो पोलन इसके लेग में स्टक किया हुआ था, ये इसके स्टिग्मा पे डाल दिया इसने, तो ये ट्रांसफर हुआ। ये ट्रांसफर का नाम ही होता है पॉलिनेशन। और इस काम को करने के लिए, इस इवेंट को करने के लिए हमको जरूरत होता है कि भाई इस एजेंट को तुम फ्लावर तक लाओगे कैसे, ये भी तो क्वेश्चन है ना भाई, कोई किसी तक क्यों जाएगा भाई, इसको थोड़ी बात पता है कि हमको जाना है उस फ्लावर के अंदर में और पोलन को उठा करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर रखना है या पहुंचाना है, इसको थोड़ी बात पता है। ये बात तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको थोड़ी पता है पॉलिनेशन इवेंट क्या होता है। ये तो अपना जाता है क्या भाई, ये जाता है उस फ्लावर में, उसको अट्रैक्टिव लगता है, कोई फ्लावर देखो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत कलरफुल है, वो इसका मतलब क्या है, वो इस बात का इंडिकेशंस है कि वो अपने तरफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो कोई भी फ्लावर देखो, रास्ते में तुम चलोगे तो रास्ते में कोई अच्छा प्लांट्स में फ्लावर तो वो दिख जाएगा, देखो तो कितना अच्छा फ्लावर है, कितना अच्छा रोज का प्लांट है, तो वो क्यों ऐसा लगता है, क्यों अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि वो कलरफुल होता है। लीफ को देख के तुमको अट्रैक्शन नहीं आता है,
इतना सारा प्लांट है, देखो अभी जाओगे रास्ते में तो कोई लीफ कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर एक सुंदर सा फूल अगर कहीं पे लगा हुआ तो सब उस जगह पे चला जाएगा। तो फ्लावर का जो पेटल्स होता है वो मेनली क्या करता है, एजेंट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है, और इससे फायदा ये होता है कि उस प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन हो पाता है। ठीक है, समझ में यहाँ पे। एंड्रोशियम जो है याद रखना, बहुत सारे स्टेमन्स को मिलाकर के कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग, एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम का जो इंडिविजुअल यूनिट होता है याद रखना, वो होता है हम लोग का स्टेमेन। और स्टेमेन के याद रखना 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, इस तरह से बाइलोब्ड एंथर होता है, और यहाँ पे इस तरह से फिलामेंट होता है। ठीक है ना, ये इस तरह से क्या होगा, बाइलोब्ड एंथर होगा, और यहाँ पे इस तरह से फिलामेंट होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। 2 पार्ट्स में क्या हो गया हम लोग का, पहला हम लोग का एंथर हो गया, और दूसरा क्या हो गया हम लोग का, फिलामेंट हो गया। ठीक है, फिलामेंट हो गया। एंथर जो है याद रखना, ये जो है एंथर, ये होता है हम लोग का फर्टाइल पार्ट होता है। ठीक है, ये फर्टाइल पार्ट होता है, क्योंकि यही पार्ट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है याद रखना गैमेट फॉर्मेशन में, है ना। मतलब यहीं पे क्या होता है, इसी एंथर में क्या होगा, इसी एंथर के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, यहीं पे इसमें क्या बनेगा, पोलन ग्रेन्स बनेगा, और पोलन ग्रेन ही आगे चल के क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है। ठीक है ना, इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो एंथर होता है ये फर्टाइल पार्ट होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पार्टिसिपेट करता है गैमेट फॉर्मेशन में। ठीक है ना, और ये जो तुम्हारा फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ये कैसा होता है, ये स्टेराइल होता है, इनफर्टाइल पार्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज क्लियर है। और इस तरह से तुम लिख दिया, दिस पार्ट विल टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये पार्ट क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट कर रहा है। गायनेशियम का बात करेंगे तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल है या पार्ट्स है, याद रखना इसका यूनिट क्या होता है हम लोग का, कार्पेल और पिस्टिल होता है। फंक्शन क्या है, दिस पार्ट विल टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस तरीके से ये तुम्हारा एंडोशियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी तरीके से ये गायनेशियम जो है याद रखना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है ना, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो इसी पार्ट्स में ही होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब तुम यहाँ से ध्यान से देखो, कैलिक्स जब याद रखना फ्यूज रहेगा, यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, जब कैलिक्स फ्यूज रहेगा तो हम लोग बोलते हैं क्या है, गैमोसेपेलस। गैमोसेपेलस, जब कैलिक्स फ्यूज है, मतलब कैलिक्स फ्यूज का मतलब क्या है, कैलिक्स का यूनिट क्या होता है, सेपल्स होता है। जब सेपल आपस में क्या करता है, यूनाइट कर लेता है। ठीक है ना, तो उस केस में क्या करता है, ये कुछ फ्यूज्ड कैलिक्स फॉर्म करता है। मतलब बोल सकते हैं कि कैलिक्स के अंदर में जब सेपल फ्यूज रहेगा याद रखना, तो उसको बोलते हैं हम लोग गैमोसेपेलस। अगर कैलिक्स फ्री है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलीसेपेलस। ठीक है ना, तो कैलिक्स के अंदर में अगर सेपल फ्री है तो पॉली है, अगर कैलिक्स के अंदर में सेपल फ्यूज्ड है तो वो क्या हो गया हम लोग का, गैमो हो गया। उसी तरीके से क्या है, अगर पेटल फ्री है तो पॉलीपेटलस, अगर पेटल फ्यूज है तो वो गैमोपेटलस। ये ध्यान रखना। जैसे देखो यहाँ पे देखा है, देखो यहाँ पे सेपल फ्री है, देखो ये सब सेपल फ्री है, फ्री सेपल है ना, ये सब फ्री सेपल। देखो यहाँ पे क्या है, ये सेपल देखो नीचे की तरफ उड़ाया ना, कि फिर ये दूसरे सेपल के साथ फ्यूज कर गया, फिर ये तीसरे के साथ फ्यूज कर गया। तो ये सब तो जो तुम देख रहे हो ना, ये क्या हम लोग का गैमोसेपेलस है। ठीक है, ये क्या हम लोग का पॉलीसेपेलस है। उसी तरह देखो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा पॉलीपेटलस है, ये पेटल देखो यहाँ पे क्या है, फ्री है, देखो ये पूरा फ्री पेटल्स है, ये फ्री पेटल्स है, कोई फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे देखो ये पेटल्स क्या कर रहा है, ये पेटल्स फ्यूज कर जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर तुम देखोगे कि कोरोला के अंदर में अगर पेटल फ्यूज्ड है तो वो कैसा हो गया हम लोग का, गैमोपेटलस हो गया। ये कैसा हो गया, पॉलीपेटलस हो गया। यहाँ पे क्या है, फ्री पेटल्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है क्या, कि ये जो तुमको दिखाया यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। ठीक है ना, क्यों नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, बिकॉज दे डू नॉट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ये गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहा है। कैलिक्स और कोरोला को मिला के बोलते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बोलते हैं एसेंशियल, इसको बोलते हैं एसेसरी वर्ड। इसेंशियल वर्ड किसको बोल रहे हैं, एंड्रोशियम और गायनेशियम को मिला करके, क्योंकि ये जरूरी है, ये नहीं होगा तो याद रखना रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए रिप्रोडक्शन में एसेंशियल है। और ये एसेसरी वर्ड है। ठीक है ना, ये हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस गैमेट को बनने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्ट अगर नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं रहेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं गैमेट नहीं बन पाएगा। तो एसेंशियल वर्ल्ड के साथ साथ याद रखना एसेसरी वर्ल्ड का भी होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, जो एंड्रोशियम है, जो एंड्रोशियम है याद रखना, इसको बोल रहे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम क्या हम लोग का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है याद रखना, जो एंड्रोशियम है याद रखना, इसका यूनिट क्या बताया, हम तुम लोग को स्टेमेन बताया। और स्टेमेन के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते क्या, माइक्रोस्पोरोफिल। अब ध्यान सुनो, धीरे धीरे लेवल उठेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे जो बेसिक पार्ट है वो हम लोग क्लियर हो रहा है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान समझना। अब ये सब टाइम जो है याद रखना, इसको अच्छा समझना। तो एंड्रोशियम जो है याद रखना, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसका यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, स्टेमेन है। स्टेमेन को हम लोग बोल देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। अब हम लोग स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिल क्यों बोल रहे हैं,
देखो जब भी तुमको कोई पूछे, माइक्रोवर्ड जो होता है याद रखना बहुत छोटा, उसके लिए यूज करते हैं। माइक्रो बहुत छोटा है, मैक्रो मतलब बड़ा। स्पोरो मतलब क्या है? स्पोर्स, ठीक है ना। और फील का वर्ड मतलब होता है, फील वर्ड का मतलब होता है लीफ, ठीक है ना। तो ऐसा लीफ जो क्या कर रहा है, जो छोटा छोटा माइक्रोस्पोर को बियर कर रहा है, तो माइक्रोस्पोर बियरिंग लीफ आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। समझ में हम क्या बोले? माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब होता है कि ऐसा लीफ जो क्या बियर कर रहा है, माइक्रोस्पोर बियर कर रहा है, और माइक्रोस्पोर बियरिंग लीफ आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। और ये माइक्रोस्पोरोफिल जो है याद रखना, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरोफिल जो है याद रखना, ये क्या बनाएगा? ये माइक्रोस्पोर बनाएगा, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर क्या है सर? माइक्रोस्पोर जो है वो आगे चल के बनाता है क्या? पोलन ग्रेन्स। यही माइक्रोस्पोर जो है आगे चल के डेवलप होकर के, है ना, बाद में आगे जाके बना देता है पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन जो है याद रखना, इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। कैसा गैमेटोफाइट? पार्सली गैमेटोफाइट, ठीक है। पार्सली मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन्स होता है, ठीक है ना। फुली मेल गैमेटोफाइट कौन होता है हम लोग का आगे बताएंगे। फुली मेल गैमेटोफाइट आगे हम बताएंगे क्या होता है, किसको बोलते हैं। पहले ध्यान सुनो, अब सुनो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूनिट हो गया, स्टेमिन हो गया, माइक्रोस्पोरोफिल हो गया, ठीक है। अब ये स्टेमिन जो है देखो यहाँ पे क्या बना रहा है? माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोर बना। अब एक चीज ध्यान से रखना, बहुत सारे बुक में माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन नहीं है। माइक्रोस्पोर बोलो, बंद कर दो, ठीक है। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन नहीं है। माइक्रोस्पोर आगे चल के डेवलप होकर के पोलन ग्रेन्स बनाता है, याद रखना, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं जनरली कि आगे चल के यही पोलन ग्रेन्स बनाता है, इसलिए हम लोग कई बार कई जगह पे कई बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। हम बताएंगे कि माइक्रोस्पोर आगे चल के पोलन ग्रेन बनाता है, वो कैसे बनता है वो भी देखेंगे, ठीक है ना। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या बोल दिया? माइक्रोस्पोर बेयरिंग लीफ आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर, एंड यहाँ पे लिखा हुआ मेगास्पोर बेयरिंग लीफ आर कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल। जैसे माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोर बियर कर रहा है तो उसको बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे हैं, उसी तरह अगर मेगास्पोर को बियर करने वाला लीफ को बोलेंगे मेगास्पोरोफिल, यानी फीमेल। यहाँ पे मेल, ये मेल, ये फीमेल। अब यहाँ पे क्या है कि फंक्शन ऑफ कनेक्टिव एंड फिलामेंट्स। कनेक्टिव और फिलामेंट्स का काम क्या होता है, कनेक्टिव और फिलामेंट्स का फंक्शंस क्या होता है? देखो सबसे पहला बात अगर हम बात करेंगे कि ये जो एंथर है, इस बाइलोब्ड एंथर के अंदर में क्या हो रहा है कि माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप होकर पोलन ग्रेन बना रहा है। तो पोलन ग्रेन जब इस एंथर के अंदर में बन रहा होगा तो इस पोलन ग्रेन को भी क्या चाहिए? खाना चाहिए, इसको भी न्यूट्रिशंस चाहिए, है ना। तो इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि यहाँ पे जो तुम्हारा फिलामेंट है, फिलामेंट, ये फिलामेंट क्या कर रहा है? ये फिलामेंट क्या कर रहा है? ये प्लांट से खाना को लेकर के, यानी जो फूड है, ठीक है ना, जो वाटर है, जो मिनरल्स है, ठीक है ना, जो वाटर है, जो मिनरल्स है, जो फूड है, वो कहीं ना कहीं ये प्लांट से लेकर के ये फिलामेंट क्या कर रहा है? ये एंथर के अंदर में जो डेवलप हो रहा होता है माइक्रोस्पोर, और आगे चल के वो पोलन ग्रेन बना रहा होता है। तो ये जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है, जिसको क्या चाहिए? फूड चाहिए, खाना चाहिए, है ना। इसको खाना कौन पहुंचा रहा है? ये फिलामेंट ही पहुंचा रहा है, फिलामेंट ही सप्लाई कर रहा है। क्योंकि फिलामेंट ये सप्लाई क्यों कर पा रहा है? बिकॉज इस फिलामेंट्स के पास में क्या होता है? वेस्कुलर सिस्टम्स होता है, वेस्कुलर बंडल होता है। वेस्कुलर सिस्टम्स मतलब यहाँ पे एक वेसल्स है, वेसल्स मतलब यहाँ पे क्या है? जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है। और हमको पता है जाइलम जो है ये वाटर का कंडक्शंस करता है, और जो फ्लोएम है ये फूड का ट्रांसलोकेशंस करता है। तो हमको एक चीज पता चल गया कि ये जो फिलामेंट है वो इन वेस्कुलर सिस्टम, यानी जिसमें जाइलम फ्लोएम है, इनके मदद से ये प्लांट से खाना पीना लेकर के, है ना, वाटर मिनरल्स फूड वगैरह लेकर के, है ना, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स तक सप्लाई करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या? इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कनेक्टिव फिलामेंट है, याद रखना, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? ये तुम्हारा रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेशन नहीं दे रहा है, बल्कि ये क्या कर रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव फर्टाइल पार्ट्स होता है उसमें डेवलप हो रहे पोलन ग्रेन्स को क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं नरिशमेंट देने का काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे प्रोवाइड द फूड एंड वाटर टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, ठीक है यार। ये क्यों कर पा रहा है? बिकॉज इसके पास में जाइलम फ्लोएम है, और इसकी वजह से ये सब कुछ सप्लाई हो पा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे तो एक बाइलोब्ड एंथर को तुम देखोगे तो कैसा दिखेगा सर? वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये तुम्हारा कैसा है? ये हम लोग का बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड का मतलब यहाँ पे एक लोब है और यहाँ पे एक लोब है, दो लोब है, ठीक है, बाइलोब्ड एंथर है। अब एक चीज ध्यान रखना है, ये ऐसे सामने से दिखाया गया है और ये पीछे से इस तरह से कनेक्शन, जैसे ये अटैच है ना, ये जो फिलामेंट जुड़ा हुआ है इस बाइलोब्ड एंथर के साथ, वो पोर्शन दिखाया है, ठीक है। यहीं यहाँ कहीं पे कनेक्टिव होगा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? इसको ऐसे कट किए, एंथर को ऐसे कट किए,
कट करने के बाद क्या दिखेगा तुमको, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एंथर है ना, ये एंथर, जैसे मान लो ये हम एक लोब दिखा है, ये एक लोब है और ये एक लोब है, ठीक है, ये दो लोब है, बाइलोब एंथर है। इस लोब के अंदर में क्या दिख रहा है तुमको, अंदर की तरफ क्या दिख रहा है, कैविटी दिख रहा है। अंदर की तरफ क्या दिख रहा है हमको, कैविटी। उसी तरह से ये एक लोब के अंदर में, उसी तरह से इस लोब के अंदर में, दूसरा लोब के अंदर में भी क्या होगा, ऐसा कैविटी होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कैविटी है एक लोब के अंदर में, एक ये कैविटी और एक लोब के अंदर एक कैविटी, इसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग थीका, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, थीका। तो ये जो थीका है, थीका वर्ड जो है याद रखना, एक थीकस वर्ड, एक थीका वर्ड है, थीका इज अ प्लूरल वर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो एक बाइलोब्ड एंथर जो होता है वो कैसा होता है, डाइथिकस कंडीशन होता है, डाइथिकस, क्योंकि यहाँ पे एक लोब के अंदर में, एक सिंगल लोब के अंदर में बात करेंगे तो एक सिंगल थीका है। उसी तरह से दूसरे लोब के अंदर में क्या है, एक सिंगल थीका है। थीका मतलब उसके अंदर का जो कैविटी है। तो एक पूरा का पूरा एक एंथर का बात करें, एक बाइलोब्ड एंथर में कितना है, दो थीका है, दो थीका है, इसलिए डाइथिकस, डाइथिकस, दो थीका। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो बाइलोब्ड एंथर कैसा होगा, डाइथिकस हो गया। अच्छा, अब क्या हो रहा है, इस तरह से तुम देखोगे इसको डायग्राम में तो कुछ ऐसा है, तुमको ये एक कैविटी हो गया और फिर यहाँ पे इस तरह से ऐसा कैविटी हो गया, दो थीका हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे, ये तो थीका बन गया। अब यहाँ पे एक टर्म है क्या, टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट, इसका क्या मतलब होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट का मतलब, टेट्रा वर्ड का मतलब होता है चार, स्पोरेंजिया जो है याद रखना। अब तुम ध्यान सुनो, स्पोरेंजिया वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, जिसके अंदर में ये माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है। अब देखो, स्पोरेंजिया जो है यहाँ पे एक थैला है, स्पोरेंजिया जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये एक थैला है, ठीक है, जिसके अंदर में जो याद रखना माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पोलन ग्रेन बना रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमको जगह चाहिए ना, प्लेस चाहिए ना, उस कैविटी के अंदर में हमको जगह चाहिए। अगर भाई जगह नहीं रहेगा तो फिर पोलन ग्रेन कहाँ बनेगा, समझ में आ रहा है। तो अब होता क्या है, टेट्रा स्पोरेंजिएट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बाइलोब्ड एंथर क्या है, डाइथिकस है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, एक लोब में यहाँ पे इसका जो वॉल है, एंथर वॉल में क्या होता है, इस तरह से एक ग्रुप बनता है। मतलब ये कैसा होगा, तुमको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मान लो इस तरह से ग्रुप बनता है, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है ना, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है, जो क्या होता है, जो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप ऐसे रन कर रहा है। अब लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ सर, जैसे मान लो ये वॉल है, ये वॉल में मान लो हम एक ऐसा डिप्रेशन बनाते हैं। मान लो जस्ट इमेजिन करो ये एक बैलून है, ठीक है, ये एक बैलून है और बैलून में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे 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 ये पूरा हैंड को ऐसे डिप कर रहे हैं, तो ये बैलून अंदर की तरफ धंसेगा, ठीक है ना। जब ये बैलून अंदर की तरफ धंसेगा तो ये वॉल और ये वॉल क्या होगा, ऐसे फ्यूज कर जाएगा, समझ में आ रहा। तो अंदर की तरफ का जो कैविटी था, जो कंपार्टमेंट था, याद रखना, वो इस लॉन्गिट्यूडनल वॉल के ऐसे रन करने से क्या हुआ, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल जैसे ऐसे रन कर रहा है, ऐसे ये फ्यूज किया तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये कैविटी दो चेंबर में डिवाइड हो गया, दो चेंबर में डिवाइड हुआ। पहले में इसको क्या बोले थे, इसको बोलते थे हम लोग क्या, थीका बोले थे। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे स्पोरेंजिया या पोलन सैक बोलेंगे, या स्पोरेंजिया बोलेंगे। कई जगह पे स्पोरेंजिया या पोलन सैक को ही क्या लिख दिया, थीका लिख दिया। कंफ्यूज मत, देखो थीका वर्ड का मतलब ही हो जाता है कोई भी चीज कैविटी, कंपार्टमेंट। पहले हम उसको कैविटी बोले थे ना, तो कैविटी मतलब थीका ही है, वो थीका ही तो डिवाइड हो रहा है ना। ये वॉल में क्या हो रहा है, एक ग्रुप बन रहा है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप बन, एक डिप्रेशन बन रहा है जो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली रन कर रहा है वॉल में, तो ये थीका ही तो डिवाइड हो रहा है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक लोब में पहले एक थीका था, लेकिन इस लॉन्गिट्यूडनल वॉल के लॉन्गिट्यूडनली रन करने से क्या हुआ, दो थीका बन गया। उसी तरह से दूसरे लोब में भी दो थीका बनेगा, तो कितना थीका हुआ, चार थीका हुआ। अगर तुम थीका को रिप्रेजेंट करोगे किसमें, स्पोरेंजिया में, तो क्या बोलोगे इसको, टेट्रा स्पोरेंजिया। यहाँ एक लोब में दो स्पोरेंजिया, एक लोब में दो स्पोरेंजिया, तो चार स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया को पोलन सैक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है, टेट्रा स्पोरेंजिएट बोल सकते हो, या फोर पोलन सैक बोल सकते हो, ठीक है, या फोर थीका बोल सकते हो। लेकिन वो थीका वर्ड इसलिए यूज नहीं करते ना, कंफ्यूजन आता है। डाइथिकस, क्योंकि पहले जो हम थीका के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, पहले वॉल के ग्रुप बनने से पहले हम लोग थीका वर्ड का इस्तेमाल किए थे, तो डाइथिकस, फिर से अगर थीका वर्ड यूज करो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग जाता है, इसीलिए स्पोरेंजिया वर्ड यूज करते हैं हम लोग वहां पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब ध्यान सुनो, अब देखो क्या लिखा हुआ है। जनरली एंथर इज बाइलोब्ड, एंथर जनरली कैसा होता है, बाइलोब होता है, एंड टू लोब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डाइथिकस कंडीशन। ये जो टॉपिक बताया ना, ये टॉपिक
पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि डाइथिकस और टेट्रास्पोंजिएट का मतलब क्या होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो टू लोब स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं डाइथिकस, ठीक है। आए बात में। अब आ जाए यहाँ पे, अब ये देखो इस चीज को क्लियरिटी हम कर दी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बात करेंगे तो एक टिपिकल एंथर हैज अ टू लोब। एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बात करेंगे तो एक टिपिकल उस एंथर में बात करेंगे, उसी तरह के एंथर में बात करेंगे तो वहां पे क्या है, टू लोब है, दो लोब, ठीक है, ध्यान रखना। विच आर टर्म्ड एज बाइलोब्ड एंथर, दो लोब है तो बाइलोब्ड एंथर है, ठीक है ना। एंड एंथर हैज द, याद रखना, टू थिका, टू थिका है इसके अंदर में, एक लोब में एक थिका, दो लोब में एक थिका, यानी दो थिका, यानी डाइथिकस, ठीक है ना। एंड द कैविटी ऑफ द एंथर लोब, और एंथर लोब का जो कैविटी है उसको हम लोग क्या टर्म दे रहे हैं, उसको टर्म दे रहे हैं थिका। समझ में यहां तक क्लियर है, जो बोले वही लिखा हुआ है। एंड टू लोब हैविंग द टू थिका, तो दो लोब में क्या हो गया, दो थिका हो गया, आर कॉल्ड एज या टर्म्ड एज डाइथिकस कंडीशन। समझ में है, देखो अब यहां पे लिखा हुआ है इस थिका, अब एक थिका जो है वो याद रखना वो डिवाइड हो रहा है लॉन्गिट्यूडनली, इसके वॉल में क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनली एक ग्रुप बन रहा है, ये वॉल में जो ग्रुप रन हो रहा है ये लॉन्गिट्यूडनली रन कर रहा है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक थिका जो है एक लोब के अंदर में वो डिवाइड होकर क्या बना लेगा, दो पॉलन सैक बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना, दो पॉलन सैक और टू माइक्रोस्पोरेंजिया बना। माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों बोले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन बनेगा, क्योंकि माइक्रोस्पोरिया आगे चल के पोलन ग्रेन बनाएगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन बनेगा। मेगा स्पोरेंजिया टर्म यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हम लोग मेल पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं। एंड दिस माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस अ माइक्रोस्पोर, और यही माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, भाई माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही माइक्रोस्पोर बन रहा है। हर बात से में अब ऐसा मत सोचना कि भाई माइक्रोस्पोर बना रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया थैली का नाम है, उस थैली के अंदर में कुछ ऐसे डिप्लॉयड सेल है जिसका नाम होता है पोलिन मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होता है, वो आगे चल के बनाता है क्या, माइक्रोस्पोर्स। और फिर वो माइक्रोस्पोर इस माइक्रोस्पोरेंजिया बैग के अंदर में होगा, डेट एड इन द, याद रखना, डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन, जो आगे चल के डेवलप होके वही क्या बना देगा, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। एंड देखो साफ साफ लिख दिया है, द थिका इज सेपरेटेड बाय अ ग्रूव दैट रन्स लॉन्गिट्यूडनली, ध्यान रखना, देखो इस तरह से ये ग्रूव बना, देखो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ठीक है। ये देखो ये एक पॉलन सैक है, ये एक पॉलन सैक है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोल सकते हो, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये पॉलन सैक है। देखो ये एक लोब है, एक लोब है, यहाँ पे देखो दो थिका, ये एक थिका, ये एक थिका, डाइथिकस, एक थिका में देखो यहाँ पे दो पॉलन सैक, दो माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे दो माइक्रोस्पोरेंजिया, तो कैसा हो गया, टेट्रा, चार हो गया, एक दो तीन चार, टेट्रा स्पोरेंजिएट, यानी एक टिपिकल बाइलोब्ड एंथर कैसा है हम लोग का, डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट है। ये टर्म से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता है कि कैसे होता है, देखो लिख दिया साफ साफ। एंड टीएस ऑफ द बाइलोब्ड एंथर का बात करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन का, तो 4 पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया है यहाँ पे, ठीक है। टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर ये भी बता चुके हैं, जो बियर कर रहा है पोलन ग्रेन, ठीक है ना। और एंथर इज कॉल्ड एज डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट। सबको क्लियर है, बात समझ में आ गया, ये टर्म्स क्लियर है सबको। देखो अब हम बात करते हैं पेरियंथ के बारे में। इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, जैसे कि लिलिएसी फैमिली का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला जो है, याद रखना, वो अलग अलग नहीं होते हैं, यानी वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, वो इनडिस्टिंक्ट होते हैं। नॉर्मली हमको पता है कि कैलिक्स अपना एक अलग वर्ड बनाता है, कोरोला अपना एक अलग वर्ड बनाता है, दोनों अलग अलग सेपरेट वर्ड्स में होते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कैलिक्स और कोरोला जो होगा, याद रखना, वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा, यानी अलग अलग नहीं होता है, यहाँ पे कैसा होगा, फ्यूज्ड होगा, फ्यूज्ड होगा, समझ में आ रहा है। और कलेक्टिवली हम लोग क्या नाम देंगे उसको, पेरियंथ बोलेंगे, यानी यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला की जगह पे क्या होगा, एक सिंगल वर्ड होगा, क्योंकि फ्यूज्ड है, एक सिंगल वर्ड बन रहा है, जिसका इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है, जिसका इंडिविजुअल यूनिट होता है टेपल्स, ध्यान रखना, इसका यूनिट क्या होता है, टेपल्स होता है। तो पेरियंथ समझ में आ गया, उसका इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है, टेपल्स होता है। और याद रखना, ये जो पेरियंथ होता है ये क्या करता है, याद रखना, इट सराउंड्स द सेक्सुअल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, जो हमारे सेक्सुअल पार्ट होते हैं फ्लावर के, यानी जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं, जिन्हें हम सेक्सुअल पार्ट बोलते हैं फ्लावर्स का, उसको ये क्या कर रहा है, चारों तरफ से घेर के रखता है, सराउंड करके रखता है ना, उनको क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो पेरियंथ का था, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी के बाद आगे कंटिन्यू होगा, तुम लोग इसको पहले देखना। और ये हमारा पहला लेक्चर है, इस फर्स्ट लेक्चर को देखने के बाद सेकेंड लेक्चर आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू।